स्टडी भारत में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश के तहत आर्थिक नीति और प्रशासन। आज हम बात करने वाले हैं कि तुर्की साम्राज्य के बाद जब खिलजियों का स्थायित्व कायम हुआ तो उनके समय में उनकी आर्थिक नीति क्या थी और प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की थी। खिलजियों की बात करें तो 13वीं सदी के मध्य में तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रारंभिक विस्तार करने की लहर को शांत होने के बाद सुल्तानों का मुख्य उद्देश्य था सल्तनत को स्थायित्व प्रदान करना। अतः खिलजी वंश की स्थापना तक सल्तनत की प्रारंभिक सीमाओं में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो पाई। 13वीं सदी के अंत में तुर्की शासन को खिलजी वंश द्वारा हस्तगत कर लिया गया और इस समय क्षेत्रीय प्रसार एक राजनीतिक आवश्यकता के रूप में बनके उभरी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खिलजियों का जब शासन हुआ, 13वीं सदी का जो शासन काल था, तो उस समय तक क्या हुआ था, तुर्की जिसकी की स्थापना मोहम्मद गोरी ने की थी। मोहम्मद गोरी ने जितने राज्यों पर अपना अधिकार कायम रखा अपने उत्तराधिकारियों में, जैसे कि अगर एक तरह से माने तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसके उत्तराधिकारी के रूप में ही देखा जाएगा, क्योंकि उसने उसकी शासन व्यवस्था को कायम रखा। तो इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक, बाद के समय में इल्तुतमिश, बलबन, क्यूमर्स, कैकुबा, जो भी शासक आए, उन्होंने क्या किया, साम्राज्य विस्तार की नीति को नहीं अपनाया। जबकि तत्कालीन समय में राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो साम्राज्य विस्तार उस समय की आवश्यकता थी। अगर बलबन की बात करें, बलबन जो कि बहुत ही निरंकुश शासक के रूप में जाना जाता था, उसके बारे में कहा जाता है, उसका मानना था कि पृथ्वी पर सुल्तान का जो रूप होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसकी जो निरंकुशता है वो इस बात से दिखती है। तो इतनी महत्वपूर्ण और इतने शक्तिशाली शासक होने के बावजूद भी उसने साम्राज्य विस्तार नहीं किया, उसे मौका भी नहीं मिला साम्राज्य विस्तार करने का, क्योंकि गोरी ने जिस भी साम्राज्य के ऊपर अधिकार किया, इन लोगों ने उसमें स्थायित्व प्रदान करके रखा। बाद के साम्राज्यों में क्या था, कुछ हिंदू शासक थे, कुछ स्वतंत्र हिंदू शासक थे और कुछ हिंदू जनता थी, जिन्होंने कि उसकी इस, अगर ऐसा वो सोचते भी तो उनके इस भावना को उन लोगों ने साकार नहीं होने दिया। तो इस तरह से हम लोग देखें तो पड़ोसी राज्य जो भी थे, खिलजियों के समय में पड़ोसी राज्य जो भी थे, उनके द्वारा किया गया कोई भी संगठित प्रयास एक राजनीतिक आवश्यकता थी। मतलब कि तुर्कियों का जब आक्रमण हुआ तो तुर्की क्या थे, वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, और भारत क्या था, भारत एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जा रहा था। तो उसके आसपास के जो शासक थे, जहाँ की तुर्कियों का साम्राज्य नहीं फैला हुआ था, तो उसके आसपास के जो पड़ोसी राज्य थे उनमें एकता उत्पन्न हो गई और वे लोग शक्तिशाली हो गए। और उनके द्वारा जो भी कोई भी संगठित प्रयास दिल्ली सल्तनत के लिए संकट उत्पन्न कर सकता था। मतलब कि अगर हिंदू राजा, हिंदू शासक वर्ग जो थे, अगर सभी के सब इकट्ठा हो जाते तो उनसे क्या होता कि तुर्की जो इस्लाम का जो शासक थे, इस्लामी शासक वर्ग थे, उन्हें उखाड़ के बाहर फेंका जा सकता था। इसके अलावे अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इन हमलों का कारण क्षेत्रीय प्रसार था। वहीं धन एकत्रित करने का एक और भी बड़ा काम था। यह बताया जा रहा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो साम्राज्यवादी नीति तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी। और तुर्कियों का जो साम्राज्य था उसके बाहर हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था। तो अगर सारे के सारे हिंदू राजा एकत्रित हो जाते तो उससे उत्तरी भारत में तुर्कों का जो शासन वर्ग था उसे समाप्त किया जा सकता था। लेकिन अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो उसके समय में जो भी आक्रमण हुए तो उसका इंटेंशन क्षेत्रीय प्रसार था, ना कि तुर्कियों का प्रसार करना, यानी कि इस्लाम धर्म का प्रसार करना। 14वीं सदी के प्रारंभ में इन दोनों कारकों ने क्षेत्रीय विस्तार को गति प्रदान की। खिलजी शासकों ने मध्य एशिया में अपने वंश की छाप छोड़ी थी। ये तुर्की मूल के थे। भारत में दिल्ली आने से पहले वे वर्तमान के अफगानिस्तान में लंबे समय तक रह चुके थे। इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने भी इसकी पुष्टि की है। सबसे पहले तो अगर फखरुद्दीन की बात करें तो फखरुद्दीन ने अपने एक पुस्तक में, जिसका कि नाम है करीब तारीखी फखरुद्दीन मुबारक शाही, ये जो ग्रंथ है, ये पुस्तक है जो कि फखरुद्दीन के द्वारा लिखा गया है, इसमें बताया गया है कि तुर्की से कुछ वहाँ की जो जनता थी वो पलायन करके अफगानिस्तान आ गई। और अफगानिस्तान में उन्होंने कहाँ डेरा डाला था, हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश पे। हेलमंद नदी की घाटी का जो प्रदेश था उसे खलजी के नाम से पुकारा जाता था। और
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसके जो पूर्वज थे वहाँ करीब करीब 200 वर्षों से अधिक समय तक रह चुके थे। तो चूंकि उस प्रदेश का नाम खलजी था और वो तुर्की साम्राज्य से पलायन करके भी आए थे, तो तुर्की तुर्की मुसलमान जो थे वो खिलजियों को अपना तुर्की मुसलमान मानते ही नहीं थी, बल्कि वे कहते थे कि ये अलग राजवंश से थे और उनका नाम रख दिया था खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश की बात करें तो इतने जो 200 वर्षों तक का लंबा समय था उसमें वे अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहते थे और वहाँ की जो रहन सहन और रीति रिवाज थी वो उन्होंने क्या किया था, उसका आत्मसातीकरण कर लिया था। तो जिसके कारण खिलजियों की जो रहन सहन हो गई थी वो अफगानियों की तरह हो गई थी। यहाँ तक कि भारत की बात करें तो भारत में तो उन्हें भ्रमवश अफगानी ही समझा जाता था, यहाँ के लोग उन्हें अफगानी ही समझते थे। लेकिन तुर्की होने के बाद भी चूंकि खिलजी वंश जो थे वो उनका जो ओरिजिन था वो तो तुर्की ही थे, लेकिन दोनों की प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा अंतर था। तुर्कियों ने जो मोहम्मद गोरी ने जो प्रशासनिक व्यवस्था कायम की थी, खिलजियों के द्वारा जो व्यवस्था कायम हुई, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो खिलजी वंश की बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं उसे जलाल उद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका शासनकाल माना जाता है 1290 से 1296 ईस्वी तक का। जब इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था तो उस समय इनका नाम था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज जिसने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण की थी। इसने बलबन जो कि इलबरी तुर्क था के शासनकाल में एक अच्छी सेना नायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उसने कई अवसरों पर मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला भी किया था और सफलता भी पाई थी। 13 जून 1990 को कैकुवा द्वारा निर्मित किला खोरी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया था और सुल्तान बन गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसकी बात करते हैं पहले। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वो शख्स था जिसने कि भारत में खिलजी वंश की नींव रखी थी और उस समय इसका नाम था मलिक फिरोज, जो कि तुर्की शासक जो कैकुवाद थे, कैकुवाद के अंतर्गत कैकुवाद के अधीन ये एक सेना नायक के रूप में काम कर रहे थे। और जब ये इन्होंने अपना स्थायित्व कायम किया, अपनी शासन की नींव डाली, तो उस समय इनकी उम्र थी 70 वर्ष। जलालुद्दीन ने जो कुछ भी काम किया वो अपनी योग्यता के बल पे ही किया। जैसे कि इसके जब ये सैनिक था तो उस समय में इसे सर-ए-जादार की उपाधि मिली हुई थी। सर-ए-जादार का मतलब होता है अंगरक्षक। अंगरक्षक का जो पद होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था तत्कालीन समय में, तो उसके ऊपर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की को नियुक्त किया गया था। उसके बाद के समय में ये सूबेदार तक गया था। इसने जो कुछ भी अपनाया था, जो कुछ भी इसे मिला था, वो सब कुछ इसके अपनी शक्ति के बलबूते पे मिला था। इसके ऊपर किसी भी तरह का बाहरी जो संरक्षण होता है उसमें नहीं मिला था। जब वह सुल्तान बना तो उसकी उम्र 70 वर्ष की थी, जिसकी झलक उसके शासन में भी दिखाई देती है। क्षेत्रीय प्रसार के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी के पास ना तो इच्छा शक्ति थी और ना ही संसाधन। उसके 6 वर्ष के शासन को सुल्तान की नीतियों और उसके समर्थकों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की आंतरिक कलह की मानो जकड़ सी लिया था। जलालुद्दीन का किसी भी राजवंश से कोई संबंध नहीं था। दिल्ली की जनता जो एक लंबे समय तक इनके पूर्व शासकों यानी कि इलबरी तुर्क जो थे उसके शासन से परेशान हो चुकी थी। जलालुद्दीन और अन्य के शासन करने के दौरान किसी और के अधिकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसलिए दिल्ली सल्तनत को उस समय जलालुद्दीन जैसे उदार शासक की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि एक कठोर और अनुशासन प्रिय शासक की जरूरत थी। इसके बारे में देखते कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तत्कालीन समय में जब जलालुद्दीन का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय की उसकी जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। एक तो वो इतने बुजुर्ग अवस्था में, जब उसकी उम्र 70 साल थी, उस समय उसने क्या किया था, उसने राज्याभिषेक करवाया था और इसके पहले वो जिस शासन के अंतर्गत काम किया करता था तो उसके प्रति वो बहुत ही निष्ठावान था। लेकिन वहाँ के दरबार में कुछ षड्यंत्रकारी सरदार हुआ करते थे, जिनसे कि बदला लेने के लिए उसने गुस्से में आके क्या किया था, कैकोवाद और क्यूमर्स का शासन का अंत कर दिया था। उसकी झलक बाद के समय में देखने को भी मिलती है। बाद के समय में अगर देखें तो जब एक समय था जब
वह बलबन के राज सिंहासन के पास जाता है। जब वो बलबन के राजमहल के बाहर खड़ा होता है तो उसी समय वो घोड़े से उतर जाता है। ये उसकी निष्ठा दिखाती है अपने सुल्तान के प्रति, जो कि पूर्ववत। हाँ, जलालुद्दीन की जो बढ़ती उम्र थी उसके कारण उसकी गिनती, जहाँ पहले के समय में उच्च कोटि के सेनापति के रूप में होती थी, अब उसकी बजाय उसे एक उदार और सहिष्णु शासक के रूप में देखा जाने लगा था। इसके बाद राजा ने क्या किया था? राजा ने अपनी पदवी संभालते ही सबसे पहले तो उसने सभी को संतुष्ट करने की कोशिश की। राज दरबार में जितने भी अधिकारी थे, दरबारी थे, उन सबको, जो भी पोस्ट पे हुए थे, जैसे भी थे, उन्हें पूर्ववत बने रहने का आदेश दिया। दूसरे नंबर में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जितने विद्रोही थे, जो कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे, तो उन लोगों को भी माफ़ कर दिया। सबसे ज़्यादा हद तब हो गई थी जबकि उन्होंने अपने राज्य के सभी लुटेरों को भी माफ़ कर दिया था। लुटेरों में देखें तो कम से कम 1 लाख से अधिक लुटेरे और ठग थे, जिन्हें कि दरबार में बंद किया गया था, उन्हें जेल की सज़ा हुई थी, उन सबको माफ़ कर दिया गया था। तो इससे क्या हुआ कि उस शासनकाल में जितने भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, उन लोगों को मौका मिल गया। उन लोगों ने मौका पाकर के अपने राजा के खिलाफ विद्रोह और षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा जिस तरह से जलालुद्दीन ने शासन हथियाया था, मतलब कि छोटे से क्यूमर्स की हत्या करके अपनी शासन को बनाया था, तो जनता में उसके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा था और जलालुद्दीन को इस बात का पूरा अंदाज़ा था। उसे इस बात का एहसास था कि वहाँ की जनता और राज दरबारी उसे अपने शासक के रूप में कभी भी नहीं मानेंगे। और शायद यही कारण था कि उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में नहीं करवा करके दिल्ली के बाहर किलाखोरी के महल में करवाया था। किलाखोरी का महल, जो कि बलबन के द्वारा बनवाया जा रहा था, अभी कार्य उसका अधूरा ही था। और जलालुद्दीन ने अपने अधिकारियों को भी वहीं बसने का आदेश दिया था, ताकि वहाँ पर एक नवीन शहर की स्थापना हो सके। वो शहर, वो जो क्षेत्र है, वो सुंदर बन सके, बस सके। लेकिन 1 साल की बात क्या हुआ? 1 साल बाद दिल्ली के कोतवाल, जो कि फखरुद्दीन थे, उन्होंने जलालुद्दीन को अपने दिल्ली के अंदर राज सिंहासन पे बैठने के लिए आमंत्रित किया। साथ साथ जो आम नागरिक थे, आम जनता थी, उन्होंने भी अपने शासक को निमंत्रण दिया कि वे आए और अपने राज सिंहासन पे बैठे। इस तरह से जलालुद्दीन को देखे तो जलालुद्दीन का जो शासन स्थापना था वो बहुत ही डमाडोल स्थिति में हुआ था। इसका विश्वास जलालुद्दीन को खुद भी नहीं था और वहाँ की जनता भी इसके लिए तैयार नहीं थी। जलालुद्दीन ने बलबन के भतीजे मलिक छज्जू, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो पहले कर और मणिकपुर का जागीरदार था। बाद के समय में भी जब जलालुद्दीन आया तो उसने भी क्या किया कि मलिक छज्जू को ही कर और मणिकपुर दे दिया। इसके अलावा उसने अपने सिर्फ 3 बेटों को कुछ ज़्यादा महत्व दिया था। जैसे कि सबसे बड़ा बेटा, उसको खान खाना की उपाधि दी थी। उसके बाद वाले जो बेटे थे उसे अरकली खां की उपाधि दिया गया और तीसरे बेटे को कद्र खां की उपाधि दी गई। उसका बड़ा वाला बेटा वही था जिसके ऊपर के एक ईरानी फ़कीर, जिसका कि नाम सीधी मौला था, उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हुआ करता था। और शायद कहा जाता है कि खान खाना जो थे वे सीधी मौला को बहुत ज़्यादा मात्रा में दान दक्षिणा दिया करते थे। सीधी मौला उस समय के बहुत ही बड़े अमीर फ़कीर के रूप में जाने जाते हैं। उनकी अमीरी इस बात से झलकती है कि वे हर दिन हजारों व्यक्तियों को अपने यहाँ खाना खिलाया करते थे। तो इसी तरह से, लेकिन खान खाना और सीधू मौला के बीच जो संबंध था, उससे उसका भाई अरकली खां और उसके पिता जलालुद्दीन, ये दोनों बहुत ज़्यादा नाखुश थे। तो अरकली खां को इस समय मौका मिला। उन्होंने क्या किया, जो उनके भाई थे, खाना खाना के भाई अरकली खां, उन्होंने क्या किया कि सीधी मौला को धोखे से बुलवाया और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसे हाथियों से कुचलवा दिया था। इससे खान खाना बहुत नाराज़ भी हुए थे और बाद के समय में खान खाना की मृत्यु हो जाती है गोपनीय तरीके से। उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। जलालुद्दीन के अगर प्रशासनिक कार्यों की बात करें तो उसके काल में सिर्फ 2 युद्ध किए गए थे। एक तो 1290 में रणथंभौर का युद्ध किया गया था, जो कि राजा हम्बीर और उसके जो राजपूत सहयोगी शासक थे उसके खिलाफ था। हालांकि बाद में जाकर के ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। उनका जो युद्ध था हम्बीर के खिलाफ, वो पूरा नहीं हो पाया था। और दूसरा युद्ध था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। जलालुद्दीन के समय में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर
देवगिरी पर आक्रमण किया था, उसके खिलाफ युद्ध किया था। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि यह बताया जा रहा है कि उसके 6 वर्ष के शासन को सुल्तान की नीति और उसके समर्थकों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए आंतरिक कलह ने जकड़ लिया था। जलालुद्दीन और अन्य शासक के अधिकार की बात करें तो जलालुद्दीन को शासक के रूप में देखना उसके इलबरी तुर्क अधिकारियों के खिलाफ था, उसके शान शौकत के खिलाफ था। उसके अधिकारी जलालुद्दीन को अपने शासक के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके अलावा जलालुद्दीन की नीति तुर्क सरदारों और बलबन के संबंधियों के प्रति संतुष्ट करने की थी, जैसे कि उसने मलिक छज्जू के साथ किया। मलिक छज्जू को क्या किया, उसके पद पर यथास्थिति बने रहने दिया, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ। साम्राज्य विस्तार में भी उसे कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई और उसका लगभग सारा अभियान विफल हो गया, जैसे कि रणथंबोर का अभियान जो कि हामेर के खिलाफ किया गया था। मंगोलों के साथ उसने संधि कर ली। मंगोलों के साथ संधि कैसे की? सबसे पहले तो उसकी सेना ने छुटपुट आक्रमण किए। छुटपुट आक्रमण जो थे वो मंगोलों के खिलाफ किया, जो कि सिंधु नदी को पार करने के बाद किया गया था। और बढ़ने के अनुसार तो मंगोलों को उसने हरा भी दिया था, पराजय भी कर दिया था, लेकिन ऐसा बाद के साक्ष्यों में देखने को नहीं मिलता है। तो माना जाता है कि शायद बाद के समय में दोनों ही पक्ष परेशान हो गए हो और दोनों के बीच संधि हो गई हो। लेकिन चंगेज खां का एक वंशज जो कि उल्गू के नाम से जाना जाता है, उसने अपने 4000 समर्थकों को 4000 समर्थकों के साथ इस्लाम को स्वीकार करके भारत में रहने का निश्चय किया था। और उसी के साथ जलालुद्दीन ने अपनी एक बेटी का विवाह भी कर दिया गया था। और बाद में जो कि ये जो मंगोल थे ये भारत में आकर के बस गए थे। 4000 जो समर्थक थे वो भारत में आकर के बस गए थे, तो इसे नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाने लगा। नवी मुसलमान की उपाधि दी गई। जलालुद्दीन के समय में देवगिरी का जो आक्रमण हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देवगिरी के शासक उस समय थे रामचंद्र देव। विद्रोहियों के प्रति जलालुद्दीन ने दुर्बल नीति अपनाई और कहा कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। जलालुद्दीन के काल में लगभग 2000 मंगोल इस्लाम 2000 नहीं, यहाँ 4000 होगा। यहाँ 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और वो बस गए दिल्ली के निकट मुगलपुर, जिसे कि मंगोलपुरी के नाम से भी जानते हैं। और ये नए मुसलमान मंगोल नवीन मुसलमान कहलाए। इन सभी कठिनाइयों का समाधान सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या के रूप में हुआ। अली गुरसप ने जलालुद्दीन को करा बुलवाकर धोखे से हत्या कर दी और सत्ता पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। अली गुरसप जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा भाई था और जलालुद्दीन का खासम खास था। हालांकि अली गुरसप की बात करें तो अली गुरसप भी जलालुद्दीन की मौत के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो उसे देवगिरी के उपलक्ष्य में प्राप्त हुई थी, देवगिरी को जीतने के बाद उसकी जो महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि हुई थी, तो उसके बाद उसने अपने भाई को मनाया और फिर जलालुद्दीन को बुलाया और अपने पत्र में अपना एक पत्र लिखा जो कि अली गुरसप के द्वारा जलालुद्दीन तक पहुंचाया गया था। अलाउद्दीन ने अपने उस पत्र में लिखा कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा सहमा हुआ हूँ, बहुत डरा हुआ हूँ, इसलिए कृपया कर अगर आप आए तो मेरे पास निहत्थे और अकेले आए। ऐसा सुनकर के जलालुद्दीन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। वे गए और नदी के एक तरफ अपनी सारी सेनाओं को और अपने तलवार को छोड़ करके वो अकेले ही नदी पार करके नाव में बैठ करके गए दूसरी तरफ, जहाँ के अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से उनकी पीठ पे वार कर दिया और वे अपनी जान बचाकर भागते हुए नदी के पास पहुँचे तो लेकिन वो पार नहीं कर पाए और इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही हम देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जिसने कि करीब 70 वर्ष की उम्र में अपना शासन स्थापित किया था, तो उसने अपने शासन काल में क्या किया, बहुत ज़्यादा उदारता की नीति का पालन किया, जो कि उसके अपने उत्तराधिकारियों के साथ साथ उसके सगे संबंधियों के लिए भी अपनाना बहुत मुश्किल था। और उसके बाद उसके अपने ही दामाद ने उसकी मौत कर देती है, उसे मृत्यु के घाट उतार देता है। तो इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी की
वध हो जाता है, उनका शासनकाल खत्म हो जाता है। और अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक शासक के रूप में उसने किस तरह से काम किया, उसके सामने किस तरह की चुनौतियां आई, जिसका कि उसने भली भांति उपाय निकाला और उसमें जीत हासिल की। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि इसके पतन में कौन कौन से कारक उत्तरदायी साबित हुए। सबसे पहले तो इसके समयकाल की बात करें तो इसका शासनकाल माना जाता है 1290 से लेकर 1316 ईस्वी तक। कई जगहों पर इसका शासनकाल 1296 देखने को मिलता है। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक के काल को मध्ययुगीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के नाम से जानते हैं। 20 अक्टूबर 1996 को 20 अक्टूबर 1996 को अलाउद्दीन खिलजी ने अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दुनिया वादिन मोहम्मद खलजी के नाम से उपाधि ली और अपने आप को शासक घोषित किया। उसकी जो शासक की घोषणा थी वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हुई थी। सबसे पहले तो उसने क्या किया था कि अपने सिंहासन को जो हथियाया था, तो सिंहासन को हथियाने के लिए उसने अपने चाचा जो कि उसके ससुर भी थे उसका वध किया था, जिनका कि नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी अपने आप में एक अलग ही किस्म के शासक हुए। एक तो वो इतनी वृद्धावस्था में शासक हुए कि कहा जाता है कि उनकी वृद्धावस्था के कारण ही उन्होंने जो भी तरीके अपनाए, जो भी सिद्धांत अपनाए, वे सभी एक शासक को शोभित नहीं करते थे। जैसे कि जलालुद्दीन के द्वारा उदारता और मानवता का जो सिद्धांत था उसे अपनाया गया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जस्ट इसके अपोजिट किया, इसके विपरीत कार्य किया। उसने अपने शासन में क्या किया, अपने शासन की शुरुआत ही अपने चाचा के वध से किया। इससे वह प्रजा की नज़र में घृणा का पात्र बन गया। घृणा का पात्र बनने के साथ साथ उसने भयभीत करने वाले सिद्धांतों को प्रश्रय दिया। यानी भयभीत करने वाले सिद्धांतों को प्रश्रय देने से मतलब हुआ कि उसने तलवार के दम पे सिंहासन लिया और तलवार के दम पे ही अपने सारे नियमों को ही अब दूसरों के ऊपर लादा था। प्रजा के साथ साथ जलाली सरदार जो थे वे भी अलाउद्दीन से बहुत ज़्यादा रुष्ट थे, बहुत नाराज थे। जलाली सरदारों से हमारा मतलब है कि जलालुद्दीन वंश के जो समर्थक सरदार थे उनसे। जलालुद्दीन वंश के जो समर्थक सरदार थे उन्हें हम जलाली सरदार के नाम से जानते हैं। तो जब जलालुद्दीन की मृत्यु हो गई, उसका वध कर दिया गया, तो ये जो सरदार थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह करने की सोची, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने तलवार के दम पे इन्हें शांत करवाया और जो महत्वपूर्ण सरदार थे उन्हें तो राज्य के बाहर ही निकलवा दिया। उन्हें इस तरह से पंगु बना दिया गया कि आगे के समय में भी अलाउद्दीन के खिलाफ किसी तरह का षड्यंत्र कर ही नहीं सके। और इन सभी चीज़ों पर निगरानी रखने के लिए उसने एक और काम किया। उसने बलबन का जो गुप्तचर विभाग था उसे फिर से जिंदा किया, उसे फिर से चालू किया। और इसका बस एक ही काम था, राज्य और राज्य के बाहर जो भी साजिश चल रही है उसकी सूचना सीधे सीधे राजा को दी जाए। अपने सिंहासन को संभालने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थीं, बहुत सारे कारण भी थे। सबसे पहले तो उसे सुरक्षा चाहिए हुआ था। सुरक्षा किसे सुरक्षा चाहिए? उसे अपने ही लोगों से सुरक्षा चाहिए था, क्योंकि उसकी जो पर्सनल लाइफ थी, पर्सनल प्रवृत्ति जो थी वो किसी भी तरीके से मिलनसार नहीं थी। उसे अपने ही घर वालों से, अपने वंश के लोगों से ही हमेशा डर लगा रहता था, भयभीत होता रहता था। इसके अलावा जलालुद्दीन का बेटा अरकली खां जो कि बच गया था जलालुद्दीन के बेटों में, वो बहुत ही काबिल इंसान था। उसने पंजाब, मुल्तान और सिंध इन 3 प्रांतों पर अपना शासन व्यवस्था कायम किया था, स्वतंत्र शासन व्यवस्था। और जितने भी जलाली सरदार जिसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था, वे सभी सरदार अरकली खां की शरण में चले गए और वहां जाकर के उन लोगों ने एक बड़ी सेना तैयार करने की योजना बनाई। तो इन सारे कारणों से अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी ज़्यादा भयभीत रहता था, उसमें असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती थी। रुकनुद्दीन इब्राहिम वो था जो कि अरकली खां का सबसे छोटा भाई। जलालुद्दीन के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा जो कि काफ़ी पहले जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, दूसरा जो कि अरकली खां था, और तीसरा रुकनुद्दीन इब्राहिम और उसकी माँ, उसके साथ साथ जलाली सरदार, ये सब के सब अरकली खां के शरण में चले गए थे।
इन सब के अलावे उसके जो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन में जो भी प्रदेश थे, जैसे कि संपूर्ण दोआब और अवध में, इन दो जगहों पर अलाउद्दीन की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी, बहुत ज़्यादा दुर्बल हुआ करती थी। वहाँ के जो राजा और प्रजा थे वे सभी के सभी अलाउद्दीन के खिलाफ हमेशा विद्रोह किया करते थे। इसके लिए अलाउद्दीन के सामने इस तरह से कई चुनौतियां उभर के सामने आई थी। जैसे कि इसमें देखें तो जलाली अमीरों, जलालुद्दीन परिवार के अन्य सदस्यों से अपने आप को सुरक्षित रखना, उत्तर पश्चिम से मंगोल का भय, रणथंभौर और चित्तौड़ जैसे शक्तिशाली राज्यों में राजपूताना का उदय, सल्तनत के प्रशासनिक एवं आर्थिक आधारों को मजबूत करना, उलेमाओं और अमीरों के महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना, ये सबके सब ये कारण थे, वो कारण थे जिसके कारण कि अलाउद्दीन खिलजी को अपने आप को स्थिर करने में काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी समय लगा। जैसे कि अगर राजस्थान की बात करें, जहाँ के राजपूताना राज्यों का उदय हो रहा था, तो राजस्थान में लगभग सभी राज्य स्वतंत्र ही थे। चित्तौड़ और रणथंभौर के जो राजा थे बस वही थे जो कि इसे चुनौती दे सकते थे। ये राज्य दिल्ली सल्तनत को चुनौती दे रहे थे। इसके अलावा बुंदेलखंड और मालवा की बात करें, जो कभी यूपी और मध्य प्रदेश में मिलता है, पाया जाता है, तो बुंदेलखंड और मालवा में राजपूतों की स्थिति दृढ़ थी, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे इस समय पे। और गुजरात पर तो किसी मुसलमान शासक ने कभी अधिकार किया ही नहीं था। इसके अलावे, इन सब के अलावे अगर देखें तो इसके अतिरिक्त शासन को व्यवस्थित करने के साथ सल्तनत के प्रति सम्मान और भय उत्पन्न करना, ये सभी अलाउद्दीन के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक था, बहुत ज़्यादा जरूरी काम था, जिसके लिए कि उसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बिजी कर लिया था, बहुत सारे लोगों की मदद लेना शुरू किया था। इन सब के अलावे अलाउद्दीन खिलजी के मन में उत्तर पश्चिम की ओर से जो मंगोल शासक हुआ करते थे उसके आक्रमण का भी भय बना रहता था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो उसके समय में 2 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ। पहला तो हुआ 1297 और दूसरा हुआ 1299 ईस्वी में। और दोनों दो मंगोल जो आक्रमण थे उसे अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ अपने बल पे उसे विफल कर दिया था, उसे हरा दिया था। इसके अलावा रणथंभौर और चित्तौड़ का जो शक्तिशाली राज्य था उसमें राजपूताना का उदय, राजपूतों की स्थिति से सभी लोग जानते हैं राजपूताना कितने वीर होते हैं। यही नहीं, राजपूताना, चित्तौड़, रणथंभौर, इन सभी राज्यों का जो अस्तित्व था वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया था। सल्तनत के प्रशासनिक एवं आर्थिक आधारों को मजबूत करना, उलेमाओं और अमीरों के महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना। लगाम लगाने से अर्थ हुआ अलाउद्दीन खिलजी जो कि ऐसा शासक था जिसने कि अपने आप को शासक वर्ग घोषित करने के लिए किसी भी खलीफा से स्वीकृति नहीं ली थी। उसने अपने आप को खुद ही शासक के रूप में घोषित कर दिया था। किसी भी तरीके के धार्मिक गुरु जो रहते हैं उनसे उसने स्वीकृति नहीं ली थी। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि उनकी स्वीकृति के बगैर भी कोई भी शासक शासन कर सकता था। तो यहाँ देखिए क्या दिखता है, यहाँ दिखता है कि उलेमा की जो स्थिति थी उस समय में बहुत जो सबसे सर्वोच्च रहा करती थी उसमें थोड़ी सी गिरावट दिखाई देती है। इसके अलावा प्रशासनिक और आर्थिक आधार की अगर बात करें तो प्रशासन में ये देखने को मिलता है कि उसे किस तरह से अपने चहेते सरदार जो थे उन्हें अपने नज़दीक रखा है, उसे उच्च पदों पर प्रतिष्ठापित किया। और जलाली सरदार या तो फिर वैसे सरदार जिन्होंने कि पहले तो जलालुद्दीन के सपोर्ट में, पहले वो जलालुद्दीन का जब शासन हुआ करता था तो वो जलालुद्दीन के सपोर्ट करते थे, लेकिन जैसे अलाउद्दीन का शासनकाल आया तो उन्होंने अपना पक्ष बदल दिया और अपने आप को क्या किया, अपने प्रथम सम्राट के प्रति विश्वासघात करते हुए दूसरे सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा स्थापित करने के लिए सामने आ गए। तो ऐसे सरदारों को अलाउद्दीन ने समय रहते पनिश किया, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सजा दी, उन्हें राज्य के बाहर तक निकाल दिया। इन सब के अलावे अगर आर्थिक आधारों की बात करें तो आर्थिक आधारों की मजबूती, इससे क्या तात्पर्य, इससे हमारा तात्पर्य यह है कि उसने आर्थिक दृष्टिकोण से अपनी प्रजा के लिए बहुत सारे काम किए। जैसे कि उसने बाजार नियंत्रण नीति की जो शुरुआत की थी वो तो इतिहास में इकलौता ही एग्जाम्पल, इकलौता उदाहरण देखने को मिलता है। इसके अलावे बाजार नीति के अलावे सैनिक सुधार किए, प्रशासनिक सुधार किए, मतलब कि जनता को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए उसने बहुत सारे कार्य किए। उलेमाओं और फ़कीरों
अमीरों की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना। उनका तो कहना ही था कि वो जो इस दुनिया में आए हैं तो उसी ईश्वर ने भेजा बस एक इंसान बनाकर, वो यहाँ आके किस धर्म को मानते हैं ये उनकी अपनी निष्ठा है। इसके अलावा देखते तो साम्राज्य विस्तार के साथ साथ प्रशासनिक सुधार भी अनिवार्य थे। उन्होंने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजियों ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत सारे कार्य किए। उनमें से कुछ निम्न हैं, जैसे कि सबसे पहले तो उसने अमीरों को एक दूसरे से मिलने पर पाबंदी लगा दी। आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए उन्हें सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। अमीरों पर पाबंदी उस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो शासक वर्ग हुआ करते थे उसमें अमीरों का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। अमीर ही वो वर्ग हुआ करते थे जो कि शासक बनाते थे और बिगाड़ते थे। राजसत्ता को बनाना और शासक को बदलना, ये सारा काम अमीरों का हुआ करता था, क्योंकि वो आर्थिक रूप से परिपूर्ण थे, उनके पास अपनी सेनाएं भी होती थी। तो ये सबको ध्यान में रख करके अलाउद्दीन ने सबसे पहले क्या किया, अमीरों के ऊपर ही पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगा दी कि उन्हें सीमित मात्रा में सैनिक रखने का अधिकार दिया, सीमित मात्रा में धन को संजोगने का अधिकार दिया, और यहाँ तक कि जो 2-3 अमीर आपस में मिलते थे, गुटबाजी करते थे, समारोह का आयोजन करते थे और वहाँ पर शासक वर्ग के खिलाफ रणनीति बनाते थे, तो उन सब के ऊपर इन लोगों ने क्या किया, बैंड लगा दिया। अब अमीर खुले रूप से किसी से मिल नहीं सकते थे। अगर वो इधर उधर मिलते हुए या समारोह को अटेंड करते हुए पकड़े जाते थे तो उन्हें सजा मिलती थी। अगर उनके बीच किसी तरह का विवाह समारोह होता था, जैसे कि उनका किसी पुत्री की शादी हो रही है, तो उन सब की जानकारी पहले शासक को देनी होती थी और उसकी स्वीकृति के बाद ही अमीर वर्ग अपने यहाँ समारोह आयोजन कर सकते थे, विवाह का जो भी कार्यक्रम है उसका प्रतिपादन कर सकते थे। इसके अलावा उसने काफ़ी सारी ज़मीनों को जब्त करवा लिया था। जमीनों जब्त किसे करवाया था, जमीनें जो कि अमीरों के पास इकट्ठा हो गई थी, सामंतों के पास इकट्ठा हो गई थी। शासक वर्ग क्या करते थे, वेतन के रूप में या फिर खुशी से दान के रूप में बहुत सारी जमीनें अमीरों को लुटाते दान करते आते रहते थे। तो दान करने से क्या हुआ कि अमीर जो है अपने आप में शासक हो गए, उनके पास धन संपदा इकट्ठा होगी, सैनिक इकट्ठा हो गए, भूमि मिल गई, तो वे अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में समझने लगे खुद को। और इसके लिए उसने वो जो मेन शासक था अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी, उनकी बातों को, उनके द्वारा जो आदेश दिए जाते थे उसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। तो उन सब पे पाबंदी लगाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी जमीन दान स्वरूप दिए गए थे उन सबको जब्त कर लिया। इसके अलावा उसने बहुत बड़ा काम किया था, मंदिरापान पर भी पाबंदी लगा दी थी। पहले जहाँ घर घर में मंदिरा बना करता था उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी और कहा गया था कि इन आदेशों का जो उल्लंघन नहीं करेगा उन सबको कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन अगर बर्नी की देखें तो बर्नी ने जो भी लिखा है उसमें कहा है कि अलाउद्दीन ने मंदिरा बंद तो करवा दिया, लेकिन फिर भी उसके शासनकाल में वहाँ घर घर छुप छुप करके मंदिरा बनाया जाता था और उसे बेचा भी जाता था। शासक बनने के साथ अलाउद्दीन ने सबसे पहले अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के उपाय किए। अलाउद्दीन ने क्या किया कि पुराने सामंतों को हटा के अपने समर्थकों की नियुक्ति की और उसे बड़े बड़े पद प्रदान किए। साथ ही साथ बड़े पदों पर तुर्कों का जो एकाधिकार था, जो कि मोहम्मद गोरी के समय से चलता आ रहा था, उन सबको समाप्त किया और भारतीय मुसलमानों को प्रभावशाली प्रशासनिक पद प्रदान किए। अलाउद्दीन ने हिंदू राजाओं को भी सेवा में रखा, कुछ ही हिंदू राजाओं को रखा, लेकिन सिर्फ उनकी कार्य प्रणाली को देकर के ही रखा। अतः सत्ता पर तुर्कों का जो एकाधिकार था उसे उसने पूर्णतः समाप्त कर दिया। राजस्थान के रणथंभौर के शासक हमीर देव से अलाउद्दीन ने मांग की कि वह इन भागों हुए सैनिकों को उसके हवाले कर दे, लेकिन हमीर देव ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इससे अलाउद्दीन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया कि 1300 ईस्वी में रणथंभौर के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। इसी समय बहुत सारे विद्रोह भी हुए। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन की खिलजी के समय काल में 3 सबसे बड़े विद्रोह का नाम आता है। सबसे पहला वाला जो विद्रोह है वो विद्रोह तब हुआ था जबकि नसरत खां 1299 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करके उसे लूट के वापस आ रहा था। नसरत खां अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही भरोसेमंद सेनापति था और वह अकेला नहीं गया था गुजरात पे आक्रमण करने। उसके साथ अलाउद्दीन खिलजी का एक भतीजा और अलाउद्दीन खिलजी का एक और भाई
नुसरत खां का भाई जो कि अलाउद्दीन खिलजी के भी रिलेशन में आता था, वे तीनों लोग गए थे वहाँ पे गुजरात के ऊपर आक्रमण करके उसे युद्ध करके वहाँ से धन संपदा लाने। लौट करके जब वे लोग आ रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ कि उन लोगों ने नवीन मुसलमान जो भारत में बाद में आके बस गए थे, जो मंगोल सैनिक हुआ करते थे, उन लोगों ने अपना हिस्सा मांगा नुसरत खां से और अचानक ही मंगोल आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया, जिसमें कि नुसरत खां का भाई और अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा, इन दोनों का वध कर दिया जाता है, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। बाद के समय में नुसरत खान ने चूंकि मंगोलों के आक्रमण को पूरी तरह से विफल कर दिया, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची और नवीन मुसलमान जो थे, बाद के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात से रुष्ट होकर के उनका अंत कर दिया था। दूसरे विद्रोह की बात करें तो दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन के समय में उसके जो एक भाई थे मोहम्मद, जिसकी कि बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी, उसका बेटा जो कि उस समय राज्य का वकीलदार था और नाम था अकद खां, इसके द्वारा किया गया था। जब अलाउद्दीन रणथंभौर के अभियान के लिए जा रहा था तो रास्ते में वो शिकार के लिए रुका था और तब अकद खान ने क्या किया था, जब देखा कि राजा अपने अकेले है या फिर उसके साथ 2-4 सैनिक ही हैं, तो उसने मौका पाकर राजा पर, शासक वर्ग पर हमला कर दिया, तीरों की बौछार शुरू कर दी और तीरों की बौछार इस तरह से की कि 1-2 तीर जाकर अलाउद्दीन खिलजी को लग भी गया। हालांकि वो मामूली रूप से घायल हुआ था, लेकिन फिर भी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गया। तो उसके जो 4-5 सैनिक वर्ग थे, उन्होंने यह कहा, अकद खां को कहा कि सुल्तान अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये सुन के अकद खां काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और वहाँ जहाँ की उन लोगों ने डेरा डाला हुआ था, वहाँ उस कबीले, उस पंडाल में जाकर अपने आप को शासक वर्ग घोषित करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश की, तभी अलाउद्दीन खिलजी की आँख खुल जाती है और वो अपने पूरे होशो आवास में अपनी पूरी ताकत से आता है और अकद खां के ऊपर हमला कर देता है। जब अचानक अकद खां अपने शासक को देखता है अपने सामने, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के भागने लगता है, लेकिन भागने से हुआ नहीं। अलाउद्दीन के सैनिक ने उसे पकड़ लिया और अलाउद्दीन के सामने उसका गला काट दिया। उसके साथ अलाउद्दीन का एक और विद्रोह इसी तरह से शांत हो गया। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा विद्रोह वो हुआ था अलाउद्दीन की बहन के जो बेटे थे उनके द्वारा किया गया था और उनका नाम था मलिक उमर बदायूं और दूसरा था मंगू खां और मलिक उमर बदायूं। ये दोनों जो थे अलाउद्दीन की बहन के बेटे थे और इन दोनों को अलाउद्दीन ने अपने विश्वास पात्रों के रूप में रखा था। जब अलाउद्दीन रणथंभौर के घेरे में व्यस्त था तो वहाँ अकद खान ने उस पर आक्रमण किया था। दूसरी तरफ अलाउद्दीन की राजधानी में इन दोनों ने विद्रोह कर दिया था। इन दोनों के विद्रोह करने के बाद यहाँ पर जो अलाउद्दीन के अपने वफादार थे, अपने सैनिक हुआ करते थे, उन लोगों ने मंगू खां का वध कर दिया। मंगू खां और मलिक उमर बदायूं दोनों को कैद कर लिया गया। बाद के समय में उनका वध कर दिया गया था। जब सुल्तान वापस लौटा, अपने रणथंभौर के अभियान के बाद वापस लौटा, तब जाकर के उन दोनों को पनिश किया गया, उन्हें सजाएं दी गई। चौथा विद्रोह हुआ था दिल्ली में हाजी मौला के द्वारा। हाजी मौला कौन था? हाजी मौला पुराना कोतवाल फखरुद्दीन का सेवक था और उस समय अलाउद्दीन सबसे पहले का जो कोतवाल था अला उल बुल्क को अला उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। इसकी मृत्यु हो गई थी, इसकी मौत हो चुकी थी और इसके बाद के समय में इसके जो भी आसपास के लोग थे, वे लोग अलाउद्दीन खिलजी के शासन में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के अपना सेवा प्रदान करने लगते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के किले में घेरा डालने में व्यस्त था, तभी हाजी मौला ने क्या किया कि कोतवाल तिमिरजी का धोखे से उसे मार डाला, उसका वध कर दिया और कोतवाल अयाज का वध करने का असफल प्रयास किया। मतलब कि उसका भी, अयाज को भी मारने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन उसने सुल्तान के जो लाल महल था उस पर अधिकार कर लिया और इल्तुतमिश की जो एक बेटी थी, उसका एक वंशज था शाही शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। और इसके बाद अलाउद्दीन को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बलबन के जो भी शासक वर्ग थे, जो भी वंश के लोग थे, वे पूरी तरह से निर्बल हो चुके थे। लेकिन बाद के समय में क्या देखने को मिलता है कि उसकी बेटी का जो एक बेटा था, उसकी बेटी का वंशज जो था शाही शाह, उसको बलबन को ही शासक वर्ग के रूप में रख करके इसे उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है।
तो अलाउद्दीन का उसी समय अलाउद्दीन का एक वफादार अन्य वफादार जो भी था वो वहाँ पे मौजूद था और उसका नाम था हमीदुद्दीन। हमीदुद्दीन ने अपने पूरे मेहनत से और अपने शासक के प्रति जो भी निष्ठा होती है उन सब के बलबूते पे इस विद्रोह को समाप्त किया, इस विद्रोह के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल किया। और हाजी मौला, सहीह शाह और उसके जितने भी समर्थक वर्ग थे उन सब का उसने अपने हाथों से उसकी हत्या कर दी। इस तरह के चारों विद्रोह जो हुए वो सभी असफल हो गए। एक तरह से देखा जाए तो बस एक ही विद्रोह ऐसा हुआ जिसमें कि अकद खां का जो विद्रोह हुआ उसमें अलाउद्दीन खिलजी को प्रत्यक्ष रूप से सामना करना पड़ा। इसके अलावा बाकी के जो 3 विद्रोह होते हैं वो रणथंभौर के दुर्ग का जो अभियान रहता है उस दौरान होता है। और इसमें सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के जो आपसी जो राजा हुआ करते थे, जो आपस के विश्वासी राजा थे, उनके द्वारा इन सारे अभियानों को विफल कर दिया गया। इन सारे विद्रोहों के कारण अलाउद्दीन की माने तो उसने कुछ बहुत सारे नियमों को उजागर किया। जैसे कि इसमें जो सबसे पहला वाला बताया गया था कि उसने अमीरों के जो आवागमन है, समारोह है, उसके ऊपर वैवाहिक संबंधों के ऊपर पारस्परिक सामाजिक जो कारण थे जिसके कारण कि वे सभी एकत्रित होते थे उस पर क्या किया, उस पर प्रतिरोध लगा दिया। तो उसने जितने भी प्रतिरोध लगाए थे, जैसे कि अमीरों के ऊपर पाबंदी लगाई थी, ज़मीनें जब्त करवाई थी, मंदिरा पान पे पाबंदी लगाई थी, तुर्कों का एकाधिकार समाप्त किया था। तो ये सारे कारण, ये सभी जो इफ़ेक्ट्स हुए थे, ये सभी इफ़ेक्ट्स इन विद्रोहों के बाद ही लागू किया गया था। इसके अलावा अब देखते हैं कि अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में किन किन विजय अभियानों को दिखा। सबसे पहले तो इसमें चित्तौड़ का विजय लिखा है जिसका कि शासनकाल माना जाता है 1302 से 1303 ईस्वी तक का। इसमें लिखा है कि इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी भाग लिया था और उन्होंने इस आक्रमण का विस्तृत वर्णन किया है। इस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। वस्तुतः अलाउद्दीन की चित्तौड़ राज्य से कोई शत्रुता नहीं थी। चित्तौड़ अभियान का उद्देश्य चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था, जिसकी सुंदरता की चर्चा सुनी हुई थी, विश्वविख्यात थी। लेकिन यह विवरण कल्पना पर आधारित ने चित्तौड़ की घेराबंदी नहीं तोड़ी। अतः चित्तौड़ ने राणा रतन सिंह जो कि चित्तौड़ के राजा थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का शासक अपने बेटे खिज्र खां को नियुक्त कर दिया। इसमें बताया जा रहा है कि चित्तौड़ के जो राजा थे राणा रतन सिंह, उनके साथ भी अलाउद्दीन की एक झड़प होती है और इसका साम्राज्यिक कारण नहीं होता, साम्राज्यिक विस्तार इसका कारण नहीं था। इसका विस्तार का कारण था, इस युद्ध का कारण था राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती की सुंदरता। ऐसे ये सिर्फ कहानी है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं। और जब अलाउद्दीन ने राणा रतन सिंह के ऊपर अपना अधिकार कायम कर लिया तो उसने अपने बेटे खिज्र खां को वहां का शासक नियुक्त कर दिया और अपने इसी बेटे के कारण उसने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। इसके बाद आते हैं पश्चिम अभियान। पश्चिम अभियान के बाद अलाउद्दीन का ध्यान मध्य भारत के राजपूत राज्यों की ओर गया। 1305 ईस्वी में मालवा की विजय के लिए एनुल मुल्क मुल्तानी को भेजा। इसने मालवा पर अधिकार कर लिया और इसके बाद मांदू के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन ने इन दोनों क्षेत्रों का शासन एनुल मुल्क मुल्तानी को ही दे दिया। मालवा की अगर बात करें तो मालवा का उस समय का तत्कालीन शासक महलक देव था। महलक देव खुद में अपने आप में एक शक्तिशाली शासक था और उसका सेनापति कोका प्रधान को एक और नाम से भी जानते हैं, उसे हरनंद कहते हैं। वो एक उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ था और एक कुशल योद्धा भी था। जब मुसलमानों ने मालवा पर अधिकार किया था तो उस समय मालवा को आसानी से जीता नहीं जा सका था, उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया जा सका था। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जब मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को मालवा पर अधिकार करने के लिए भेजा तो उस समय हरनंद के नेतृत्व में एक हिंदू सेना थी जिसे कि परास्त कर दिया गया और इसी युद्ध में हरनंद की भी मृत्यु हो गई। इसके अलावा अगर शासक की बात करें तो महलक देव जो थे वे भाग गए और भाग करके मांडू चले गए। बाद के समय में मांडू पर भी जब अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है तो फिर उसके बाद शासक जो थे इसके महलक देव उसकी हत्या कर दी जाती है
और नवंबर 1305 ईस्वी में किले पर आइन मुल्क को शासक बना करके बिठा दिया जाता है। उसके बाद के समय में उज्जैन, धार नगरी, चंदेरी, इन सबको भी जीतने का प्रयास किया गया और इसमें अलाउद्दीन को बहुत ज़्यादा सफलता भी मिली थी। इसके बाद आते हैं उज्जैन, चंदेरी। उज्जैन, धार नगरी, चंदेरी, ये सब जो है इसके बाद के काल में, मालवा के बाद का जो आक्रमण हुआ था वो इन्हीं सभी जगहों पर देखने को मिलता है। इन सब के बाद देखें तो 1308 ईस्वी में सिवानो का हमला हुआ और यहाँ के शासक शीतल देव मारे गए और कमालुद्दीन को सिवाना का शासक नियुक्त किया गया। यानी कि कमालुद्दीन की बात करें तो कमालुद्दीन के नेतृत्व में अलाउद्दीन की एक सेना ने शीतल देव पर हमला किया था, जिसके बाद कि कमालुद्दीन को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया गया। और इसके बाद देखने को मिलता है कि जालौर पर किस तरह से विजय प्राप्त की गई। जालौर का विजय हालांकि बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। इसका जो स्थान है वो सिवाना से केवल 50 मील की दूरी पर था और उस समय में वहाँ के तत्कालीन शासक थे कृष्णदेव तृतीय। कृष्णदेव तृतीय जो है ये साउथ से बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि ये उत्तर भारत के थे और इन्हें कन्हन देव तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। अपने आप में ये एक साहसी और महान विद्वान थे, योद्धा थे। के.एस. लाल जो एक बहुत बड़े इतिहासकार है, उनकी माने तो उन्होंने लिखा है कि 1304 ईस्वी में कान्हन देव ने अलाउद्दीन का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ दशरथ शर्मा की बात करें तो दशरथ शर्मा ने अपने नवीनतम खोजों में बताया है कि कान्हन देव ने अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि गुजरात से वापस आते हुए नुसरत खां पर आक्रमण किया था और 1305 ईस्वी में जो मुस्लिम का आक्रमण हुआ था उसे विफल कर दिया गया था। 1311 ईस्वी की बात करें तो 1311 ईस्वी में जालौर पर फिर से आक्रमण किया गया था, लेकिन राजपूत ने कई बार मुसलमानों का जो आक्रमण था, जो अलाउद्दीन बार बार आक्रमण किया करते थे, उसे उसमें हरा दिया था, परास्त कर दिया था। लेकिन अंत के समय में जब अलाउद्दीन का एक सेनापति कमालुद्दीन के नेतृत्व में जब एक बहुत बड़ी सेना भेजी गई तो उस समय जालौर के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया गया और इस युद्ध में कान्हन देव मारा गया था। यहाँ तक कि उसके जितने वंश के लोग थे, जितने संबंधी थे, उन सबकी हत्या कर दी गई थी। केवल कान्हन देव का एक भाई था, उसका नाम था मालदेव, वो जीवित बच गया था। और बाद के समय में क्या हुआ, उसी समय में अलाउद्दीन को प्रसन्न करके उसने चित्तौड़ की सूबेदारी प्राप्त कर ली थी। जालौर की विजय के बारे में बताया जाता है कि जालौर की जो विजय थी वो अलाउद्दीन के राजस्थान की विजय को पूर्ण करती थी। बूंदी, मांडोर और टोंक में भी अलाउद्दीन की जो अधीनता थी वो स्थापित हो गई थी। इसके बाद कश्मीर, बंगाल, पूर्वी भारत, इन सारे क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत पर अलाउद्दीन का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये थे उत्तरी और दक्कन का भारत का क्षेत्र, जिस पर कि अलाउद्दीन ने अपने बलबूते पर अपनी क्षमता से नियंत्रण स्थापित किया। अब देखते हैं दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत के अभियान में और अप्रत्यक्ष नियंत्रण का जो प्रयास किया गया वो किस तरह से हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य वस्तुतः धन प्राप्ति करना था। दक्षिण का जो क्षेत्र है वो शुरू से ही धन संपदा से परिपूर्ण माना जाता है। साम्राज्यवादी नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि दक्षिण राज्यों की विजय से थी। अलाउद्दीन की देखें तो अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारतीय विजय अभियान किया था और इसमें उसे सफलता भी मिली थी। दक्षिण अभियान की विस्तृत जानकारी वर्णीकृत तारीखी फिरोज शाही और अमीर खुसरो की रचना खजाइनुल फुतूह एवं इस्लामी किफुतुहु सलातीन से मिलती हैं। इन अभियानों के संचालन करता थे मलिक कफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का दाहिना हाथ माना जाता है और दक्षिण की जितनी भी विजय हुए वे सभी मलिक कफूर के द्वारा ही विजित किया गया था। दक्षिण भारतीय अभियान के समय में दक्षिण में कई राज्य थे, लेकिन उनमें से 4 राज्यों की चर्चा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले राज्य के रूप में मिलते हैं देवगिरी के यादव वंश, जिनका कि अगर क्षेत्र देखें तो वो थे विंध्य की जो पर्वतमाला है उसके दक्षिणी क्षेत्र में उनका राज्य हुआ करता था। इसके अलावा वारंगल के काकतीय,
द्वार समुद्र के होयसेल और माबर या मुद्रा के पांड्य राजवंश, इन इन वंशों की जो शासन व्यवस्था थी उस समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। इन राज्यों के परस्पर संबंध कटुतापूर्ण थे, इनमें आपसी बनावट बनती नहीं थी और वे बराबर आपस में संघर्षरत रहते थे। एक दूसरे की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए वे अपने पड़ोसी तुर्क सेनाओं की सहायता लिया करते थे। दक्षिण भारत की स्थिति उत्तर भारत से भिन्न थी। यही कारण था कि दक्षिण के राज्य धनी होते हुए भी अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे, क्योंकि उसमें आपसी फूट पैदा हुई थी, आपसी संघर्ष काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए उनमें एकता न रहने के कारण अलाउद्दीन खिलजी या फिर मलिक कफूर को मौका मिल गया कि उनके बीच अपनी शासन व्यवस्था को कायम कर सकें। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण राज्यों पर विजय प्राप्त कर सका, इसका एकमात्र यही कारण था। दक्कन के सैनिक अभियान का नेतृत्व मलिक कफूर को दिया गया था और इस अभियान में मदद करने के लिए आइन उल मुल्क मुल्तानी और अल्प खां को निर्देश भेजे गए थे कि वो मलिक कफूर की सहायता करें। मलिक कफूर का पहला जो अभियान था वो 1307 से 1308 इस बीच में देवगिरी के विरुद्ध हुआ था। सत्ता पर अधिकार करने के पूर्व ही वहाँ के शासक रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया था और वार्षिक नजराना देने को तैयार हुआ था। और इसके अलावा उसने अपनी एक बेटी का विवाह अलाउद्दीन के साथ भी कर दिया गया था। अलाउद्दीन के साथ जिस रामचंद्र देव की पुत्री की शादी होती है, बाद के समय में उसी को अलाउद्दीन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसकी की उम्र काफ़ी कम थी, फिर भी अलाउद्दीन ने उसी ही अपना उत्तराधिकारी माना। 1309-10 ईस्वी के बीच में मलिक कफूर ने वारंगल पर आक्रमण किया। युद्ध का शीघ्र अंत हो गया क्योंकि राय रुद्रदेव आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गए थे। मलिक कफूर ने फिर से दोबारा द्वार समुद्र के किले को घेर लिया। उसके ऊपर दोबारा, क्योंकि वहाँ के शासक क्या होते थे, पहले तो अधीनता स्वीकार कर लेते थे और बाद के समय में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। द्वार समुद्र के जो शासक थे उनके पास अपार धन और वार्षिक नजराना देने का वचन दिया गया था। उन्होंने अलाउद्दीन को या मलिक कफूर को यह वचन दिया था कि वे धनराशि और वार्षिक नजराना दोनों ही भेजा करेंगे। और इसके बाद अब मलिक कफूर ने क्या किया कि मलिक कफूर मबार की ओर अग्रसर हुआ। यहाँ पर पांड्यों की राजधानी मदुरा पहुँच गया, लेकिन वहाँ का शासक सुंदर पहले ही भाग खड़ा हुआ और मलिक कफूर ने मदुरा का जो राजकोष था उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया। तो इस तरह से देखिए तो दक्षिण का जो अभियान है वो पूरी तरह से मलिक कफूर की निगरानी में ही हुआ। उस समय दक्षिण भारत में जो 4 शक्तिशाली संपन्न राज्य थे, उन लोगों ने बहुत ही आसानी तरीके से मलिक कफूर की अधीनता स्वीकार कर ली। और अलाउद्दीन जिसका कि प्रमुख उद्देश्य दक्षिण भारत की संपत्ति को सिर्फ लूटना था, लेकिन इसके बाद के समय में देखिए तो संपत्ति तो मिल ही गई, लेकिन अलाउद्दीन के समय बाद के समय में इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। उसने क्या किया कि उसने दक्षिण भारत के सभी राज्यों को अपने अधीनता में लेने के लिए और वार्षिक दर देने के लिए उन्हें बाध्य करना शुरू कर दिया था। सिर्फ लूटपाट से ही इनका मन नहीं भरा, इन्होंने अधीनता स्वीकार करवा लिया और जिससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। उसे दक्षिण से निरंतर धन प्राप्त होते रहा। अलाउद्दीन जो कि अपने आप में एक निरंकुश शासक था, इतिहास में देखें तो उसे बहुत ही महान शासकों में भी गिना जाता है। उसने इतिहास में वो सारे कारनामे कर दिए जिसके लिए कि कोई भी शासक कभी भी सामने नहीं। बस इल्तुतमिश की सुने तो इल्तुतमिश ने कुछ समय तक इसकी चाहत की थी। रजिया को तो खैर मौका ही नहीं मिला था, हालांकि वो कर सकती थी, लेकिन उन सारे सपनों को साकार सिर्फ इल्तुतमिश ने किया था। अलाउद्दीन ने किया था। अलाउद्दीन व्यवहारिक रूप से एक ही अच्छा राजनीतिज्ञ था और वह यह जानता था कि दक्षिण भारत को अपने राज्य में सम्मिलित करके उस पर शासन करना कितना मुश्किल होगा। इसलिए उसने एक और टेक्निक निकाली। उसने एक और क्या किया, उसने दक्षिण के जो राज्य थे उसे अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया, बल्कि उसे अपनी अधीनता स्वीकार कर ली, उसको वार्षिक कर के लिए रजामंदी कर लिया। उसके जो शासक थे उसे अपने अधीनता स्वीकार करवा करके उन्हें छोड़ दिया गया।
तो इस तरह से उसका दक्षिण में अपना राज्य कायम भी हो जाता है, उसे धन संपदा भी मिल जाती है और उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं रहती है। वो जो सीमित क्षेत्र पे प्रशासन किया जा सकता था उसने वही किया, बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं। देखने को आते हैं मंगोलों से संघर्ष। अलाउद्दीन का जो मंगोलों के साथ संघर्ष हुआ उसकी बात करते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम 1302 में तारगी ने दिल्ली पर घेरा डाला। यह एकमात्र ऐसा अवसर था जब मंगोल सेनाएं राजधानी तक पहुंच आई थी। 1305-6 ईस्वी में अली बेग, तरतक, तारगी इन तीनों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था लेकिन असफल रहे थे। 1307 ईस्वी में कुबक, इकबाल बंदा इन दोनों के द्वारा आक्रमण किया गया लेकिन ये दोनों भी असफल रहे। तो इस तरह से देखें तो मंगोलों का जो आक्रमण हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में पूरी तरह से व्यर्थ सिद्ध हुआ, असफल रहा। इसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए सैनिक सुधार। अलाउद्दीन ने एक स्थायी सेना का गठन किया, सैनिकों को भूदान की जगह नगद वेतन देने का प्रथा प्रारंभ की। यानी कि यहाँ पे भूदान नहीं बल्कि नगद वेतन की प्रथा अपनाई गई। इसने दाग एवं हुलिया प्रथा की आरंभ किया। दाग और हुलिया प्रथा, ये दाग और हुलिया प्रथा उस समय के काल में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। इससे क्या हुआ कि उसने अपने सैनिकों को जो भी दिया था, जो भी सैनिक वर्ग को अपना घोड़े दिए जाते थे तो घोड़े के ऊपर एक निशान लगा दिया जाता था, उसमें दाग लगा दिया जाता था ताकि बाद के समय में सैनिक वर्ग जो है वह घोड़े को चेंज ना कर सके। चेंज करने से मतलब हुआ कि जो भी शक्तिशाली उच्च कोटि का घोड़ा दिया जाता था सैनिकों को, उसके बदले में वे निम्न कोटि के घोड़ों का इस्तेमाल ना करे। इसके साथ ही साथ सैनिकों को हुलिया लिख दिया जाता था, यानी कि उसकी पहचान की एक रजिस्टर बनाई गई थी जिसमें कि उसके सारे सैनिकों की हुलिया या फिर आइडेंटिटी कह ले, उसकी जांच, उसके बारे में चीज़ें लिखी हुई रहती थी। इस प्रकार अलाउद्दीन ने सेना का कार्य कुशलता में विशेष सुधार किया जिससे कि वह संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर सका। जूना खान, जिसे कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी के रूप में जाना जाता था, वह जलाल उद्दीन का भतीजा और दामाद था। उसने हिंदू डेक्कन प्रायद्वीप देवगिरी पर आक्रमण किया था जो महाराष्ट्र के हिंदुओं की राजधानी थी। 1296 ईस्वी में वह दिल्ली वापस लौटा और अपने चाचा और ससुर की हत्या कर सुल्तान के रूप में सत्ता प्राप्त की। यह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से सत्ता प्राप्त की, उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खां की जो हत्या की थी उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके बाद ही उसने अपने आप को प्रशासक के रूप में जाना था, स्थापित किया था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक के सुधार, मंगोलों के साथ आक्रमण, उसके समय में किस किस तरह के विद्रोह हुए और इसके लिए उसने कौन कौन से उपाय लगाए, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी अभी आज ये मिलती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी वंश में सबसे अंतिम शासक कौन कौन से आए और इसके बाद के समय में आर्थिक और प्रशासनिक सुधार किस तरह खिलजी वंश का पतन हो गया। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का और इसका समय काल माना जाता है 1316 से 1320 ईस्वी तक। 1316 का काल वह वर्ष है जिस समय की अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंतिम समय में अपने उत्तराधिकारी का नाम बदल दिया था। मतलब कि खिज्र खां, अलाउद्दीन का सबसे बड़ा बेटा खिज्र खां, जो कि उसका सबसे प्रिय पुत्र था और यह वही बेटा था जिसके के नाम पर उसने चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद रख दिया था। लेकिन अंतिम समय में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कि उसने खिज्र खां को उत्तराधिकारी ना बना करके अपने सबसे छोटे बेटे, जो कि अल्पवयस्क था और उसकी उम्र करीब 5 से 6 वर्ष थी, उसे उत्तराधिकारी बना दिया। उसका नाम था शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर की मां देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की बेटी थी। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि उसके अंतिम दिनों में उसे अपने किसी भी सरदार पे या अपने वंश के किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं था। यहाँ तक कि वो अपनी सारी पत्नियों और अपने सभी बच्चों में से किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकता था। उसके अंदर इन सब के प्रति बहुत ही बुरी भावनाएं आ गई थी और इन सभी चीज़ों से आतंकित होकर उसने अपने अंतिम समय में मलिक कफूर को बुलाया था। मलिक कफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से तत्कालीन समय में दक्षिण भारत में
राज्य कर रहा था, शासन कर रहा था। मलिक कफूर को बुलाया गया। अलाउद्दीन के पास मलिक कफूर जब आता है तो उसकी दयनीय स्थिति देख करके मलिक कफूर के मन में लालच आ जाती है, शासन सत्ता को पाने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए उसने क्या किया, उसने कुछ योजनाएं रची। सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में उसकी पत्नी और उसके जितने बच्चे थे उन सब के प्रति नकारात्मक भाव पैदा कर दिया। उसे बताया जाता था, अलाउद्दीन को बोला गया ये बात, मलिक कफूर ने ये विश्वास दिला दिया कि उनकी सारी पत्नियां और उनके सभी बच्चे उनका भला नहीं चाहते बल्कि उसे मरता हुआ देखना चाहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी बातों पे यकीन भी कर लिया। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ, बाद के समय में जब अलाउद्दीन की मृत्यु होती है और शहाबुद्दीन उमर शासक बनता है तो मलिक कफूर ने अपनी तलवार के दम पे सबसे पहले तो शहाबुद्दीन उमर को अपने कब्जे में कर लिया। दूसरे नंबर पे उसकी माँ से शादी कर लिया जो कि देवगिरी की राजकुमारी थी, रामचंद्र देव की पुत्री और देवगिरी की राजकुमारी। इसके अलावा विवाह के कुछ समय के बाद ही उसने कारागृह में भी डाल दिया, यानी कि अपनी पत्नी को कारागृह में डाल दिया, उससे सारी धन संपदा ले ली। मलिक कफूर ने अपना जो शासन व्यवस्था कायम किया वो तलवार के दम पे किया। मध्ययुगीन भारत में जितने भी शासक आए सभी ने अपनी शासन की जो नींव डाली थी वो तलवार के दम पे ही किया था। जैसे कि खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, उसने भी तलवार के दम पे सत्ता पाई थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसने भी तलवार का ही सहारा लिया था जिससे कि वह शासक बना। और इसके बाद समय आता है मलिक कफूर का, उसने भी तलवार के दम पे ही सत्ता हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत दिनों तक शासक रह नहीं पाया। उसने सिर्फ 35 दिनों तक ही शासन सत्ता संभाली। इसके बाद क्या होता है, जब मलिक कफूर राजा बन जाता है, शासक वर्ग में आ जाता है, तो वो सरदारों के प्रति थोड़ा उदासीन हो जाता है। उसके पीठ पीछे उसके सरदार किस तरह की षड्यंत्र रच रहे हैं इन सब की जानकारी नहीं होती है। वो बस अपने ही सोच में डूबा रहता है। 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अलाउद्दीन का तीसरा बेटा था, तृतीय पुत्र था वो। जब मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के सभी बेटों को मारने का आदेश दिया, या तो उसे खिजर खां जिसे कि अंधा करवा दिया गया और बाद में उसे गला भी काट दिया गया, उसे मृत्यु के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा उसके जितने भी अलाउद्दीन के पुत्र थे या फिर उनकी जो रानियां थी उन सब के साथ भी ऐसा ही सुलूक करने का आदेश दिया गया। लेकिन जब मलिक कफूर का कुछ सैनिक जिसे कि मुबारक खिलजी की हत्या करने के लिए भेजा गया था, तो उस समय मुबारक खिलजी ने क्या किया कि उसके गले में जो हीरो का हार था उसे उन सैनिकों के बीच बांट दिया और बोला कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे, हमारे साथ रहोगे, तो मलिक कफूर जब हट जाएगा तो उसके शासन सत्ता में इसे उच्च पद पर तुम लोगों को नियुक्ति की जाएगी। ऐसा लालच दिया गया उन सैनिकों को। इसके अलावे मुबारक खिलजी ने उन लोगों को राजभक्ति की याद दिलाई। खिलजी वंश के प्रति जो राज्य भक्ति की प्रेरणा लेते थे लोग, उसकी याद दिलाई। और इन सभी चीज़ों के कारण क्या हुआ कि जो सैनिक मुबारक को मारने आए थे वही सैनिक वापस चले गए और मलिक कफूर की हत्या कर दी। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बनता है। कुतुबुद्दीन मुबारक ने अपने शासनकाल में उदार की नीति अपनाई। सबसे पहले तो अलाउद्दीन और मलिक कफूर के द्वारा जो भी शख्स को बंदी बनाया गया था उन व्यक्तियों को उसने मुक्त कर दिया, सैनिकों को बड़ा वेतन दिया और लोगों की जब्त भूमि वापस कर दी गई। उलमा वर्ग को आर्थिक अनुदान पुनः देना आरंभ किया और वे सभी आदेश वापस ले लिए गए जो जनता के लिए अप्रिय थे। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की बात करें तो उसने अपने शासन के शुरुआती दौर में बहुत ही अच्छा काम करने की सोची, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा परिस्थिति का बदलाव बहुत ज़्यादा उसके द्वारा लाया नहीं जा सका। जब कुतुबुद्दीन मुबारक उदार की नीति अपना रहा था, सारे कैदियों को छोड़ रहा था, राजस्व के लिए भूमि अनुदान जो दिए गए थे उसे वापस कर रहा था, तो इन सारी चीज़ों का राजस्व के ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो सैनिकों को बड़ा वेतन दिया गया। उस समय जो कंडीशन थी, जो राजस्व की जो स्थिति थी वो बहुत ही बुरी हालत में थी। सबसे पहले सैनिकों को 6 महीने का
एडवांस वेतन दिया गया, जिससे कि राजकोष खाली हो गया। दूसरा, कर जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था राजकोष को भरने के लिए, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने क्या किया, उन करों को माफ़ कर दिया, जिससे कि पहले ही राजस्व खाली हो गया था, दूसरी तरफ राजस्व का आना भी बंद हो गया। बहुत सारे लोगों को दान दिया गया, जैसे कि उलेमा वर्ग। आर्थिक अनुदान देने से पूरी तरह से इकोनॉमिकल सिस्टम जो थी खिलजी वंश की, वो दयनीय हो गई। इसके अलावा उसने कोशिश की अपने आप को बहुत ही सुदृढ़ शासक बनाने की। उसने कोशिश की उसके राज्य में शांति हो, सुशासन व्यवस्था बनाया जा सके। कई कदम भी उठाए इसके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर हो नहीं पाया। उसने सबसे पहले तो गुजरात विद्रोह को शांत किया और शासन व्यवस्था को मौजूद किया। इसमें गुजरात के विद्रोह में क्या होता है, गुजरात में जब विद्रोह अलाउद्दीन के समय में क्या होता, अलप खां की जब मृत्यु कर दी गई थी, तो उसके बाद उसके वफादार सैनिक और सरदार उन लोगों ने दिल्ली से अपना संबंध विच्छेद कर लिया था। मलिक कफूर ने आइन उल मुल्क को उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था, लेकिन बहुत ही जल्दी क्या हुआ, मलिक कफूर की भी हत्या हो जाती है, क्योंकि उसे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी मार देता है। तो इस कारण आइन उल मुल्क जो कि मलिक कफूर के लिए काम कर रहा था, वो राजपूताना के क्षेत्र में आकर रुक जाता है। उसके बाद मुबारक ने गाजी मलिक तुगलक को उसकी सहायता के लिए भेजा। गाजी मलिक तुगलक जो कि आगे जाकर के काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है, वो आइन उल मुल्क के पास गया गुजरात के विद्रोह को समाप्त करने के लिए। आइन उल मुल्क ने गुजराती सैनिक और सरदारों में फूट डलवा दी, कूटनीतिक तरीके से फूट डलवा दी, और लास्ट में एक युद्ध में उन्हें पराजित कर दिया और गुजरात के ऊपर अधिकार कर लिया। मुबारक ने अपनी ससुर जौहर खां, जिसका कि नाम था मलिक दिनार, उसे गुजरात का सूबेदार घोषित कर दिया। तो इस तरह से गुजरात का जो विद्रोह होता है उसे दबाने में ये लोग पूरी तरह से सफल हो जाते हैं। उसने स्वयं क्या किया था कि देवगिरी के ऊपर, उसके बाद गुजरात के विद्रोह के बाद देवगिरी पर चढ़ाई की, वो भी 1318 ईस्वी में। देवगिरी की बात करें, देवगिरी आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न क्षेत्र माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था, उसके मन में देवगिरी को लेकर के पहले से ही बहुत सारी योजनाएं चल रही थी। और जैसे ही मलिक कफूर की मृत्यु हो जाती है, तो देवगिरी का जो राज्य है वो दिल्ली की अधीनता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मलिक कफूर अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली सेनापति के रूप में काम कर रहा था। और रामचंद्र देव के दामाद हरपाल देव, उसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। तो जब उसने स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, तो 1318 में मुबारक खुद ही एक बहुत बड़ी सेना लेकर के देवगिरी गया था, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सेना को देख करके हरपाल देव डर गया और भाग गया। इसके बाद छोटे बड़े युद्ध हुए, उन दोनों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन अंत में वही हुआ, देवगिरी वो जो थे हरपाल देव, उनकी मृत्यु कर दी गई, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद देवगिरी में एक सूबेदार को नियुक्त किया गया, जो कि तेलंगाना, सुदूर दक्षिण, इन सभी के ऊपर शासन कर सके, और उसमें खुसरव का नाम सबसे पहले देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं मुबारक के वारंगल के शासक प्रतापरुद्र देव। प्रतापरुद्र देव के क्षेत्र पर भी प्रतापरुद्र देव का जो क्षेत्र था वारंगल, उसे आधुनिक समय में तेलंगाना के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर खुसरो जिसे कि खुसरो खां भी कहा जाता है, और कहीं कहीं खुसरो भी देखने को मिलता है, उसने मदुरा पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार दक्षिण भारत में सल्तनत की शक्ति का सफल प्रदर्शन किया गया। यानी कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, उसने जो भी कार्य किए अपने राज्य में शांति और इसका विस्तार करने के लिए, तो वो सभी कामयाब हो गए। लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ और भी बहुत कुछ चल रहे थे। मुबारक के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र किए जा रहे थे। इन सारे षड्यंत्र शुरुआती दौर में तो वो इन सभी चीज़ों से निश्चिंत था, लेकिन बाद के समय में जब उसने ध्यान दिया, तो उसके प्रकार जो भी षड्यंत्र किए जा रहे थे, उससे उसके मन में डर पैदा हो गया, और वो हर एक लोगों के ऊपर शक करने लगा। उसका कारण भी था, जब मुबारक दिल्ली वापस लौट रहा था, सारे विद्रोहों को खत्म करके जब दिल्ली वापस लौट रहा था, तो उसका चचेरा भाई, जिसका कि नाम था असद उद्दीन ने
मुबारक के ऊपर हमला किया और उसे मारने की कोशिश की। बाद में पता चलता है कि इस षड्यंत्र में दिल्ली के सरदार भी सम्मिलित थे, लेकिन यह निश्चित नहीं था कि षड्यंत्रकारियों का उद्देश्य क्या था। असदुद्दीन या फिर मुबारक द्वारा दिल्ली की रक्षा के लिए संरक्षक वफा मलिक के 10 वर्षीय बेटे को सुल्तान बनाया गया। यानी कि सरदारों के द्वारा असदुद्दीन और मुबारक इन दोनों की रक्षा के लिए 10 वर्षीय बेटे को, यानी जिस समय मुबारक खिलजी वापस लौट रहा था तो उसका एक चचेरा भाई था जिसका कि नाम था असदुद्दीन ने मुबारक के ऊपर हमला किया और उसे कत्ल करने का प्रयास किया। बाद में पता चलता है कि इस षड्यंत्र में दिल्ली के बहुत सारे सरदारों का भी हाथ था। उसके सहयोगी असदुद्दीन जो थे, उसके सहयोगी षड्यंत्रकारी को बाद में पकड़कर कत्ल कर दिया गया या फिर उन सबको जेल में डाल दिया गया। और असदुद्दीन जो कि भाग रहा था तो उसके संबंधी असदुद्दीन, उसके भाई खिज्र खां, सादी खां और शिहाबुद्दीन, इन सबको भी कत्ल करने का आदेश दे दिया गया। इसके अलावा जफर खां जो थे, जफर खां गुजरात से चले आने के बाद हिमाउद्दीन को वहाँ का सूबेदार बनाया गया। उसने विद्रोह किया, बाद के समय में उसने भी विद्रोह किया, लेकिन गुजरात के सरदार ने उस विद्रोह को समाप्त कर दिया। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो थे उसके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र किए गए थे। मुबारक के ऊपर जो ये सारे षड्यंत्र किए जा रहे थे, इस सारी चीज़ों के कारण वो संकालु प्रवृत्ति का हो गया। और संकालु प्रवृत्ति के होने के कारण उसने अपने आप को क्या किया, दूसरी तरफ मोड़ लिया। वह सुल्तान का जो कर्तव्य होता था उसके खिलाफ जाकर के भोग विलास में लिप्त हो गया और उसने अपने भाई खिज्र खां की विधवा देवी देवल देवी से विवाह कर लिया। खिज्र खां उसका सबसे बड़ा भाई था जिसके लिए कि उसने मृत्यु का आदेश दिया था कुछ समय पहले ही। फिर उसकी मृत्यु के बाद उसने उसकी पत्नी देवल देवी से विवाह कर लिया। उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जाती है। उसके बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था। कभी कभी ऐसा होता था कि वो स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी दरबार में आ जाता था। बर्नी की माने तो बर्नी ने लिखा है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच दौरा करता था। दरबार में स्त्रियों, वेश्याओं और चाटुकारों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था और जो भी प्रतिष्ठित सरदार थे उनका सम्मान कम होने लगा था, ऐसा बर्नी के द्वारा बताया गया है। तो इस स्थिति में ये जो कंडीशन चल रही थी, इस परिस्थिति में कोई भी शासक अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सकता था। क्योंकि शुरुआती दौर के बारे में देखें तो शुरुआती दिनों में तो मुबारक के द्वारा बहुत ही अच्छा शासन किया जा रहा था, लेकिन बाद के दिनों में उसके संकालु प्रवृत्ति जो उसके अंदर आ गई, उसके बाद इसका नाश हो गया। उसने अच्छा व्यवहार करना बंद कर दिया। उसके सीमांत क्षेत्रों की बात करें तो सीमांत क्षेत्र के शक्तिशाली शासक गाजी तुगलक ने खुसरो का विरोध किया तथा अन्य प्रांतीय अधिकारियों से सहायता मांगी। उसके द्वारा खुसरो खां पर इस्लाम विरोधी आचरण, अलाउद्दीन के वंश के प्रति विश्वासघात और अन्य अपराधों को दोष आरोपित किया गया। गाजी तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया और खुसरो खां को पराजित कर सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसमें बताया जा रहा है कि गाजी तुगलक ने क्या, बाद के समय में गाजी तुगलक जो कि पहले मुबारक के द्वारा गुजरात पर गया था, गुजरात की जो विजय हुई थी उस अभियान पे गया हुआ था। तो इस अभियान पर जाने के बाद जब बाद की स्थिति में खुसरो खां ने मुबारक की जब हत्या कर दी, उसके बाद गाजी तुगलक ने खुसरो खां के ऊपर आक्रमण करने की घोषणा की और यह साथ साथ यह भी बताया कि खुसरो खां अलाउद्दीन खिलजी की जो वंश है उसके प्रति वफादार नहीं है। इसके साथ साथ वह इस्लाम का जो आचरण होता है उसके विरोधी है। इसके अलावा बहुत सारे दोष दिए गए खुसरो खां के ऊपर ताकि गाजी तुगलक जो था वो अपने चीज़ों को सही साबित कर सके। इस तरह से हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां और व्यक्तियों ने खिलजी वंश के पतन में भाग लिया। खासकर मुबारक खिलजी शासकों ने रक्तपात के माध्यम से दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त किया और अंत में रक्तपात के माध्यम से ही उस वंश का पतन हो गया। तो ये जाहिर सी बात है क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने मौत
मृत्यु को ही हथियार बनाकर इस वंश की नींव डाली थी और अंत में क्या हुआ, रक्तपात के माध्यम से उसके वंश का अंत भी हो गया। अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी की मृत्यु होती है 1315 ईस्वी में, दिसंबर 1315 ईस्वी में, और 1316 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बनता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के पहले मलिक कफूर सिर्फ 35 दिनों के लिए शासक बनता है। मलिक कफूर की मृत्यु के बाद मुस्लिम मुखियाओं द्वारा उमर शिहाब उद्दीन को सुल्तान के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। यदि वह किसी तरह वह मारा गया तो उसके बड़े भाई कुतुब उद्दीन मुबारक शाह को उसके विकल्प के रूप में तैयार किया गया था। क्योंकि देखा जाए तो मुबारक शाह जो थे उनके अंदर कुछ न कुछ तो प्रतिभा थी, उस प्रतिभा के कारण ही उन्हें सिंहासन भी मिला। मुबारक शाह का समय काल देखें तो उन्होंने सिर्फ 4 वर्षों तक शासन किया था और खुसरो खान ने 1320 में उसकी हत्या कर दी थी। खुसरो खां के बाद गाजी तुगलक ने खुसरो खां की हत्या कर दी। इस तरह से दिल्ली में मुस्लिम मुखियाओं के द्वारा खुसरो खां को सत्ता विहीन करने के लिए गाजी मलिक को आमंत्रित किया गया और खुसरो खां की हत्या के बाद गाजी सुद्दीन तुगलक के रूप में आता है और उसने एक नए राजवंश की नींव डाल दी और उसे हम जानते हैं तुगलक राजवंश। वह तुगलक वंश का पहला अग्रणी सुल्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये थी खिलजी वंश के बहुत सारे प्रशासक, अंतिम प्रशासकों में जिसका कि नाम आता है। अब देखते हैं कि खिलजी वंश की आर्थिक नीति कैसी थी। खिलजी वंश के आर्थिक नीति की बात करें तो खिलजी वंश के समय में आर्थिक तरीके से बहुत सारे सुधार किए गए। सुधार के साथ साथ काफ़ी सारी ऐसी गलतियां भी की गई जिसके कारण कि खिलजी वंश आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया था। जैसे कि अगर खिलजी वंश की बात करें तो इसके तहत आर्थिक नीति और प्रशासन में बहुत कठोरता की नीति का अपनाया गया था और यह सब राजा के हाथों में निहित थी। किसानों, व्यापारी और आम आदमी, इन सब की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी और कभी कभी तो मुश्किल समय इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता था कि उनका पोषण करना भी बहुत कठिनाई महसूस होती थी, बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इस तरह से देख रहे तो आर्थिक नीति के अंतर्गत उसकी राजस्व व्यवस्था, मुख्य रूप से लगान व्यवस्था, बाजार व्यवस्था में प्रशासकीय क्षेत्र में नवीन अन्वेषण जो भी कुछ किए गए थे वे सभी बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से सफल हुई थी। हालांकि बाद के समय में इसके कुछ दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं और कहा जाता है कि इतना ज़्यादा शक्तिशाली प्रशासन होने के बाद भी खिलजी वंश का अलाउद्दीन के बाद 4 वर्षों के अंतर ही अंत कैसे हो जाता है, यह भी बहुत ही अलग ही अस्वाभाविक घटना के रूप में इसे देखा जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए इसकी आर्थिक नीतियों के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए थे। खिलजी शासकों विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ अपने खजाने को बढ़ाने के लिए अपने खर्च करने के दृष्टिकोण को बदल दिया था और अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, युद्धों को विस्तार करने के लिए उसने खजाने को एकत्र किया था। अलाउद्दीन की जो एक विशेष बात रही है कि उसका मानना था कि खजाना कभी भी कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसने बहुत सारे कर भी लगाए थे, अलाउद्दीन ने जो लगान लेता था, जिसे कि हम खराज के भी नाम से जानते हैं, वो पैदावार का 1/2 भाग कर दिया गया था। 1/2 मतलब कि आधा, जितनी भी पैदावार होती है उसका आधा राजस्व के रूप में जाएगा और आधा किसानों के पास रहेगा। इसके बारे में डॉक्टर UN डे उनका मानना है, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पिछले सुल्तान कितना लगान वसूल करते थे इस बारे में प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं और जो कुछ भी बताया जाता है वह केवल अनुमान के आधार पर बताया जाता है। इस तरह से देखें तो अलाउद्दीन ने लगान में जो वृद्धि की थी, मतलब ये कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पहले के जो शासक वर्ग थे वे 1/2 नहीं लेते थे। उस समय उनका जो राजस्व था वो 1/3 हुआ करता था, 1/3 हुआ करता था। तो इस तरह से अलाउद्दीन ने लगान में वृद्धि की, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद अलाउद्दीन ही वह पहला शासक बना, पहला सुल्तान बना जिसने कि भूमि की पैमाइश करवा करके लगान वसूल करना आरंभ किया। यानी कि इस पैमाइश करना से राजा को भी पता चल जाता है कि हाँ किस भूमि से कितनी मात्रा में लगान आने की संभावना है और किसानों को किस हद तक छूट दी जानी चाहिए।
इसके लिए उसने एक बिस्वा को इकाई माना था। बिस्वा को एक इकाई मानने से क्या हुआ, प्रति बिस्वा उपज के आधे भाग को राजा के हिस्से के रूप में दिया जाता था, यानी कि लगान के रूप में राजस्व में जमा करवाया जाता था। बिस्वा के अलावा छोटी इकता की जो प्रणाली हुआ करती थी उसे बंद कर दिया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद जो जमीन प्राप्त होती है, जो जमीन खालसा के अंतर्गत जो जमीन लाई जाती है, खालसा के बारे में सबसे पहले बात कर ले। खालसा की भूमि वह भूमि होती है कि जिसकी की उपज या जिसका राजस्व मिलता है वो राजा के लिए यूज होता है, या तो फिर उसके वंश के राजकुमारों के लिए यूज होता है। तो ऐसी भूमि को खालसा भूमि के नाम से जानते हैं, और इसके ऊपर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण होता है। इन भूमियों पर जो लगान वसूल किया जाता था वो सीधे राजा के द्वारा लगान वसूल किया जाता था। इसके अलावा देखें तो सुल्तान लगान को गल्ले के रूप में या फिर नगद के रूप में लेना पसंद करता था। ज़्यादातर समय में तो गल्ले के रूप में ही लेना पसंद करता था, गल्ला मतलब कि नगद। इसके अलावा अलाउद्दीन ने कर, 2 तरह के नए करों का भी इस्तेमाल किया था, नए करों का भी घोषणा की थी। ऐसे कि एक है मकान कर और दूसरा चराई कर। इन दोनों करों के बारे में बर्नी बताता है। बर्नी ने कहा है कि चराई कर दूध देने वाले पशुओं पर लगाया गया था और उन सभी चारागाह निश्चित कर दिए गए थे। और इसके अलावा फरस्ता की बात करें तो उन्होंने इसकी अलग परिभाषा दी। उन्होंने बताया है कि ये जो कर लगाए गए थे चराई कर, इसके अनुसार 2 जोड़ी बैल, 2 भैंस, 2 गाय और 10 बकरियों, इन सबको रखने के ऊपर फ्री था। इन सब के ऊपर कोई कर नहीं लगता था। लेकिन जिस व्यक्ति के पास इन सबसे ज़्यादा कर हो जाते, इन सबसे ज़्यादा मात्रा में जानवर हो जाते थे तो उनके ऊपर कर लगाया जाता था। इसके अलावा जजिया कर, सिंचाई कर, आयात निर्यात कर, इस तरह के बहुत सारे कर थे। करी अथवा करही वो एक अलग तरह का कर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारा जानकारी उपलब्ध नहीं है कि ये किस तरह के चीज़ों के ऊपर लगाया गया था। उसका नाम है करी या फिर करही। इस तरह से अगर देखें तो भूमि कर, खराज या भूमि कर, कारी या गृह कर, क्षेत्र कर, इन सब के रूप में बहुत सारे करों का आयोजन किया गया। इन सारे करों का निर्माण किया गया था जो कि पहले के समय में नहीं था। इस संभवतः ऐसा माना जाता है कि राज्य के जो किसान थे उनकी पैदावार का 75% से 80% तक का जो कर वो उपज कर के रूप में ही वसूल लिया जाता था। इसके अलावा जो मुसलमान व्यापारी होते थे, मुसलमान व्यापारियों पर जहां वस्तु के मूल्य का 5% कर लगाया जाता था, हिंदुओं के ऊपर इसका परसेंटेज था 10%। तो इस तरह से देखें तो उनके शासनकाल में हिंदू और मुस्लिमों के बीच अलग अलग तरह के करों का आयोजन किया गया है। भूमि की पैमाइश जब की जाती थी तो भूमि की पैमाइश करके किसान से सरकारी कर्मचारी के द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसकी सीमा के वर्ती के जो इलाके थे वहीं पर लागू की गई थी, बाहर के इलाकों में नहीं किया गया था। अगर डॉक्टर RP त्रिपाठी की बात करें तो उनके अनुसार निचले दोआब, अवध, गोरखपुर, बिहार, बंगाल, मालवा, पश्चिमी बंगाल, देवगिरी, गुजरात और सिंध, ये सभी जो क्षेत्र थे इसे इस कर से बाहर रखा गया था। और इसके लिए अलाउद्दीन ने एक बहुत ही अलग विभाग बनाया था और उसका नाम दिया था दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज का जो विभाग हुआ करता था वो एक पृथक विभाग था जो कि सिर्फ राजस्व कलेक्ट करता था, कर का नियोजन करता था। इसके अलावा उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली यह अलाउद्दीन की सबसे बड़ी खासियत के रूप में दिखी जाती है। उसने क्या किया था कि एक सीमित एरिया यानी कि राजधानी का जो उसका क्षेत्र था वहाँ पर सैनिकों को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिया था। बहुत ज़्यादा प्रिविलेज का मतलब कि उसके लिए एक सहाना ए मंडी का निर्माण किया था और उस सहाना ए मंडी में उसने सारी चीज़ों का दाम फिक्स कर दिया था। सारे चीज़ों का दाम फिक्स करने का मतलब होता है कि वैसी चीज़ें जो कि सैनिकों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि घोड़े, दासियाँ, तेल, नमक, इन सारी चीज़ों का दाम फिक्स कर दिया था। और फिक्स करने की वजह से उसे काफ़ी कम दामों पर मुहैया कराया जाता था। जैसे कि अगर गेहूं की बात करें तो सहाना ए मंडी में गेहूं का जो दाम था वो 7.5 जीतल प्रति मन लिया जाता था, जबकि राजधानी के बाहर इसका जो मूल्य था वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हुआ करता था।
सहानाई मंडी के जो बड़े बड़े व्यवसायी थे वे क्या करते थे, जितने भी आसपास के किसान हुआ करते थे उन सबसे भी अनाज ले लिया करते थे अपने पास, और उसको सहानाई मंडी में कम दामों में जाके बेचा जाता था, जिससे कि वहाँ के जो लोकल्स हैं और जो सैनिक वर्ग थे वे आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन इससे उन किसानों का तो नुकसान होता था, क्योंकि बाहर के अगर उस क्षेत्र के बाहर के किसान जो रहते थे वो अपनी चीज़ों को उससे ऊंचे मूल्यों पर बेचते थे, और राजधानी में आने के बाद वही किसानों का जो मूल्य रहता था वो घट जाता था, क्योंकि सहानाई मंडी के जो बड़े व्यापारी रहते थे वे छोटे कम दामों पर लिया करते थे। इसके लिए मंडियों में जो बड़े बड़े व्यापारी थे उन्हें विशेष लाइसेंस दिया गया था। वे लाइसेंसी होते थे, इस तरह से उनके ऊपर नज़र भी रखा जाता था कि वे कोई गलत काम ना करें। सहानाई मंडी के बारे में, सहानाई मंडी की जो इंटेंशन था वो ये था कि उसके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी कर दी। अब सैनिकों के वेतन में कमी हो गई तो वे अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी उसने एक उपाय निकाला। उसने क्या किया कि सैनिक सुविधापूर्वक रह सके, इसके लिए उसने सारे वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण कर दिया, उसे फिक्स कर दिया, और उसे सिर्फ सहानाई मंडी में ही लागू किया गया। बाहर के जो क्षेत्र होते थे, जैसे कि राजधानी के बाहर की जो मंडियां होती थी, वहाँ पर इस तरह की कोई भी नियम का पालन नहीं किया जाता था। यहाँ पर जो व्यापारी रहते थे, इसके अलावा शहरी क्षेत्र में कोई भी किसानों से खरीदने की पेशकश नहीं कर सकता था, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो होता था, बाहर से जो किसान आए या तो फिर राजधानी के अंदर के ही जो किसान हैं, प्रत्यक्ष रूप से कोई भी आम आदमी, आम जनता जाकर के उससे अनाज नहीं ले सकता था। उसे जब भी लेना होगा तो वो सहानाई मंडी में जाकर किसी न किसी दुकान से ही लेगा। इन सभी चीज़ों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अलाउद्दीन के द्वारा जासूसों का एक विशेष व्यवस्था भी की गई थी। यानी कि बलबन की जो प्रणाली थी, बलबन ने जो चालू किया था उसे अलाउद्दीन खिलजी ने आगे बढ़ाया था। ये जो जासूस होते थे वो मंडी का निरीक्षण करते रहते थे, और उनके पास यह अधिकार दिया गया था कि जो भी प्रस्तावित सीमा से अधिक मूल्य पर बेचता है या फिर खरीदता है तो वे उस व्यक्ति का सामान जब्त कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं। जीविका के निजी एकत्रीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। निजी एकत्रीकरण का मतलब होता है कि जो किसान, जैसे कि राजधानी के जो किसान है, उसने गेहूं उपजाया और उसने गेहूं को उपजा करके अपने घर में स्टोर कर लिया। उस मात्रा से अधिक का मतलब जो राजस्व के द्वारा बताया गया है, जो राजा के द्वारा निर्धारित किया गया, उससे ज़्यादा अनाज को अपने घर में वो संचय नहीं कर सकता था। वितरण प्रणाली अलाउद्दीन के द्वारा शुरू की गई थी और यह गुणवत्ता नियंत्रण की एक प्रणाली विद्यमान थी। यह प्रणाली इस बात का ध्यान रखती थी कि कोई भी सामान, उसकी गुणवत्ता बहुत ही उच्च होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। ये खर्चे पर नियंत्रण के अलावा उन लोगों को मजदूरी के बारे में अवगत कराते थे जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलता था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद गुणवत्ता नियंत्रण की जो विधि थी ज़्यादातर कारगर साबित नहीं हो सकी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भी लगाए गए थे, सुधार के जो भी कार्यक्रम चलाए गए थे, उसके मृत्यु के साथ ही वो भी खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसने कि इतनी बड़ी, इतनी शक्तिशाली शासन व्यवस्था संभाली और जिसके कि शासन काल में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ नहीं पाया, तो इतनी सुदृढ़ शासन व्यवस्था उसकी मृत्यु के 4 साल के बाद ही कैसे खत्म हो जाती है? ऐसा क्या हो जाता है? तो इसके बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं। उसके बारे में बताई जाती है कि अलाउद्दीन के समय में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था, जो कि उसके पतन का एक मुख्य कारण बना। इसके अलावा खलजी सुल्तान जो थे वो अपने शासन के पक्ष में विस्तृत आधार का निर्माण नहीं किया करते थे। शासन के पक्ष में विस्तृत आधार के निर्माण से मतलब है कि वैसे शासन प्रणाली कायम करना जिसके की सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हो सकें। इसके अलावा उनके जो उत्तरदायित्व थे उन्होंने उसकी पूर्ति नहीं की। खिलजी सुल्तानों का जो उत्तरदायित्व हुआ करता था वो
पूरा नहीं हो पाया, जैसे कि सुल्तान की प्रतिष्ठा को जो बढ़ाना होता था वो नहीं हो पाया। अलाउद्दीन के शासन के अंत में आतंक और निरंकुशता की जो नीति थी वो उसके साथ साथ उसके आगे के उत्तराधिकारियों में भी ट्रांसफ़र होता गया। आगे के उत्तराधिकारी भी उन्हीं चीज़ों को मानते गए, फॉलो करते गए। इसके अलावे सैनिक शक्ति का पतन हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का की ने केंद्र पर एक स्थायी और शक्तिशाली केंद्रीय सेना का निर्माण किया था, लेकिन उसके बाद के शासकों ने क्या किया, उस सैनिक शक्ति के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो ये भी एक पतन के कारणों में ही भी गिना जाता है। इसके अलावा गियासुद्दीन तुगलक की सैनिक योग्यता। गियासुद्दीन तुगलक जो था वो बिगड़ते हुए समाज में, बिगड़ते हुए जो राज्य की स्थिति थी उसमें एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उस समय के तत्कालीन समय में जो भी शासक हुए, जो भी सैनिक आते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता या सुदृढ़ता नहीं होती थी, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक की जो योग्यता थी वो उन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ थी। और शायद यही कारण था कि तुगलक वंश की जो नींव पड़ी वो इसी समय काल में पड़ी। तो ये था हमारा आज का खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश जिसके की संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये हुआ खिलजी वंश के सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और खिलजी वंश का पतन। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं खिलजी वंश। आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि अंतिम खिलजी सुल्तानों में किन किन शासकों का प्रादुर्भाव हुआ और ऐसे कौन कौन से परिस्थितियां आई जिसके कारण कि खिलजी वंश का पतन हो गया। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का, और इसका समय काल माना जाता है 1316 से 1320 ईस्वी तक। 1316 का काल वह वर्ष है जिस समय की अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंतिम समय में अपने उत्तराधिकारी का नाम बदल दिया था। मतलब कि खिज्र खां, अलाउद्दीन का सबसे बड़ा बेटा खिज्र खां, जो कि उसका सबसे प्रिय पुत्र था, और यह वही बेटा था जिसके के नाम पर उसने चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद रख दिया था। लेकिन अंतिम समय में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कि उसने खिज्र खां को उत्तराधिकारी ना बना करके अपने सबसे छोटे बेटे, जो कि अल्पवयस्क था और उसकी उम्र करीब 5 से 6 वर्ष थी, उसे उत्तराधिकारी बना दिया। उसका नाम था शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर की मां देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की बेटी थी। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि उसके अंतिम दिनों में उसे अपने किसी भी सरदार पे या अपने वंश के किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं था। यहाँ तक कि वो अपनी सारी पत्नियों और अपने सभी बच्चों में से किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकता था। उसके अंदर इन सब के प्रति बहुत ही बुरी भावनाएं आ गई थी, और इन सभी चीज़ों से ही आतंकित होकर उसने अपने अंतिम समय में मलिक कफूर को बुलाया था। मलिक कफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से तत्कालीन समय में दक्षिण भारत में राज्य कर रहा था, शासन कर रहा था। मलिक कफूर को बुलाया गया। अलाउद्दीन के पास मलिक कफूर जब आता है तो उसकी दयनीय स्थिति देख करके मलिक कफूर के मन में लालच आ जाती है, शासन सत्ता को पाने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए उसने क्या किया, उसने कुछ योजनाएं रची। सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में उसकी पत्नी और उसके जितने बच्चे थे उन सब के प्रति नकारात्मक भाव पैदा कर दिया। उसे बताया जाता था, अलाउद्दीन को बोला गया ये बात, मलिक कफूर ने ये विश्वास दिला दिया कि उनकी सारी पत्नियां और उनके सभी बच्चे उनका भला नहीं चाहते बल्कि उसे मरता हुआ देखना चाहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी बातों पे यकीन भी कर लिया। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ, बाद के समय में जब अलाउद्दीन की मृत्यु होती है और शहाबुद्दीन उमर शासक बनता है तो मलिक कफूर ने अपनी तलवार के दम पे सबसे पहले तो शहाबुद्दीन उमर को अपने कब्जे में कर लिया। दूसरे नंबर पे उसकी माँ से शादी कर लिया जो कि देवगिरी की राजकुमारी थी, रामचंद्र देव की पुत्री और देवगिरी की राजकुमारी। इसके अलावा विवाह के कुछ समय के बाद ही उसने कारागृह में भी डाल दिया, यानी कि अपनी पत्नी को कारागृह में डाल दिया, उससे सारी धन संपदा ले ली। मलिक कफूर ने अपना जो शासन व्यवस्था कायम किया वो तलवार के दम पे किया।
मध्ययुगीन भारत में जितने भी शासक आए सभी ने अपनी शासन की जो नींव डाली थी वो तलवार के दम पे ही किया था। जैसे कि खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, उसने भी तलवार के दम पे सत्ता पाई थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसने भी तलवार का ही सहारा लिया था जिससे कि वह शासक बना। और इसके बाद समय आता है मलिक कफूर का, उसने भी तलवार के दम पे ही सत्ता हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत दिनों तक शासक रह नहीं पाया। उसने सिर्फ 35 दिनों तक ही शासन सत्ता संभाली। इसके बाद क्या होता है, जब मलिक कफूर शासन राजा बन जाता है, शासक वर्ग में आ जाता है, तो वो सरदारों के प्रति थोड़ा उदासीन हो जाता है। उसे उसके पीठ पीछे उसके सरदार किस तरह की षड्यंत्र रच रहे हैं इन सब की जानकारी नहीं होती है। वो बस अपने ही सोच में डूबा रहता है। 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अलाउद्दीन का तीसरा बेटा था, तृतीय पुत्र था वो। जब मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के सभी बेटों को मारने का आदेश दिया, या तो उसे खिजर खां जिसे कि अंधा करवा दिया गया और बाद में उसे गला भी काट दिया गया, उसे मृत्यु के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा उसके जितने भी अलाउद्दीन के पुत्र थे या फिर उनकी जो रानियां थी, उन सब के साथ भी ऐसा ही सुलूक करने का आदेश दिया गया। लेकिन जब मलिक कफूर का कुछ सैनिक जिसे कि मुबारक खिलजी की हत्या करने के लिए भेजा गया था, तो उस समय मुबारक खिलजी ने क्या किया कि उसके गले में जो हीरो का हार था उसे उन सैनिकों के बीच बांट दिया और बोला कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे, हमारे साथ रहोगे, तो मलिक कफूर जब हट जाएगा तो उसके शासन सत्ता में इसे उच्च पद पर तुम लोगों को नियुक्ति की जाएगी। ऐसा लालच दिया गया उन सैनिकों को। इसके अलावे मुबारक खिलजी ने उन लोगों को राजभक्ति की याद दिलाई। खिलजी वंश के प्रति जो राज्य भक्ति की प्रेरणा लेते थे लोग, उसकी याद दिलाई। और इन सभी चीज़ों के कारण क्या हुआ कि जो सैनिक मुबारक को मारने आए थे वही सैनिक वापस चले गए और मलिक कफूर की हत्या कर दी। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बनता है। कुतुबुद्दीन मुबारक ने अपने शासनकाल में उदार की नीति अपनाई। सबसे पहले तो अलाउद्दीन और मलिक कफूर के द्वारा जो भी शख्स को बंदी बनाया गया था, उन व्यक्तियों को उसने मुक्त कर दिया। सैनिकों को बड़ा वेतन दिया और लोगों की जब्त भूमि वापस कर दी गई। उलमा वर्ग को आर्थिक अनुदान पुनः देना आरंभ किया और वे सभी आदेश वापस ले लिए गए जो जनता के लिए अप्रिय थे। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की बात करें तो उसने अपने शासन के शुरुआती दौर में बहुत ही अच्छा काम करने की सोची, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा परिस्थिति का बदलाव बहुत ज़्यादा उसके द्वारा लाया नहीं जा सका। जब कुतुबुद्दीन मुबारक उदार की नीति अपना रहा था, सारे कैदियों को छोड़ रहा था, राजस्व के लिए भूमि अनुदान जो दिए गए थे उसे वापस कर रहा था, तो इन सारी चीज़ों का राजस्व के ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो सैनिकों को बड़ा वेतन दिया गया। उस समय जो कंडीशन थी, जो राजस्व की जो स्थिति थी, वो बहुत ही बुरी हालत में थी। सबसे पहले सैनिकों को 6 महीने का एडवांस वेतन दिया गया जिससे कि राजकोष खाली हो गया। दूसरा, कर जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था राजकोष को भरने के लिए, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने क्या किया, उन करों को माफ़ कर दिया, जिससे कि पहले ही राजस्व खाली हो गया था, दूसरी तरफ राजस्व का आना भी बंद हो गया। बहुत सारे लोगों को दान दिया गया, जैसे कि उलमा वर्ग। आर्थिक अनुदान देने से पूरी तरह से इकोनॉमिकल सिस्टम जो थी खिलजी वंश की, वो दयनीय हो गई। इसके अलावा उसने कोशिश की अपने आप को बहुत ही सुदृढ़ शासक बनाने की। उसने कोशिश की उसके राज्य में शांति हो, सुशासन व्यवस्था बनाया जा सके। कई कदम भी उठाए इसके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर हो नहीं पाया। उसने सबसे पहले तो गुजरात विद्रोह को शांत किया और शासन व्यवस्था को मौजूद किया। इसमें गुजरात के विद्रोह में क्या होता है, गुजरात में जब विद्रोह अलाउद्दीन के समय में क्या होता, अलप खां की जब मृत्यु कर दी गई थी, तो उसके बाद उसके वफादार सैनिक और सरदार, उन लोगों ने दिल्ली से अपना संबंध तोड़ लिया था।
संबंध विच्छेद कर लिया था। मलिक कफूर ने आइन उल मुल्क को उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था, लेकिन बहुत ही जल्दी क्या हुआ, मलिक कफूर की भी हत्या हो जाती है, क्योंकि उसे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी मार देता है। तो इस कारण आइन उल मुल्क, जो कि मलिक कफूर के लिए काम कर रहा था, वो राजपूताना के क्षेत्र में आकर रुक जाता है। उसके बाद मुबारक ने गाजी मलिक तुगलक को उसकी सहायता के लिए भेजा। गाजी मलिक तुगलक, जो कि आगे जाकर के काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है, वो आइन उल मुल्क के पास गया गुजरात के विद्रोह को समाप्त करने के लिए। आइन उल मुल्क ने गुजराती सैनिक और सरदारों में फूट डलवा दी, कूटनीतिक तरीके से फूट डलवा दी, और लास्ट में एक युद्ध में उन्हें पराजित कर दिया और गुजरात के ऊपर अधिकार कर लिया। मुबारक ने अपनी ससुर जौहर खां, जिसका कि नाम था मलिक दिनार, उसे गुजरात का सूबेदार घोषित कर दिया। तो इस तरह से गुजरात का जो विद्रोह होता है उसे दबाने में ये लोग पूरी तरह से सफल हो जाते हैं। उसने स्वयं क्या किया था कि देवगिरी के ऊपर, उसके बाद गुजरात के विद्रोह के बाद देवगिरी पर चढ़ाई की, वो भी 1318 ईस्वी में। देवगिरी की बात करें, देवगिरी आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न क्षेत्र माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था, उसके मन में देवगिरी को लेकर के पहले से ही बहुत सारी योजनाएं चल रही थी। और जैसे ही मलिक कफूर की मृत्यु हो जाती है, तो देवगिरी का जो राज्य है वो दिल्ली की अधीनता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मलिक कफूर अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली सेनापति के रूप में काम कर रहा था। और रामचंद्र देव के दामाद हरपाल देव, उसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। तो जब उसने स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, तो 1318 में मुबारक खुद ही एक बहुत बड़ी सेना लेकर के देवगिरी गया था, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सेना को देख करके हरपाल देव डर गया और भाग गया। इसके बाद छोटे बड़े युद्ध हुए, उन दोनों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन अंत में वही हुआ, देवगिरी वो जो थे हरपाल देव, उनकी मृत्यु कर दी गई, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद देवगिरी में एक सूबेदार को नियुक्त किया गया, जो कि तेलंगाना, सुदूर दक्षिण, इन सभी के ऊपर शासन कर सके, और उसमें खुसरव का नाम सबसे पहले देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं मुबारक के वारंगल के शासक प्रतापरुद्र देव। प्रतापरुद्र देव के क्षेत्र पर भी प्रतापरुद्र देव का जो क्षेत्र था वारंगल, उसे आधुनिक समय में तेलंगाना के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर खुसरो, जिसे कि खुसरो खां भी कहा जाता है और कहीं कहीं खुसरो भी देखने को मिलता है, उसने मदुरा पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार दक्षिण भारत में सल्तनत की शक्ति का सफल प्रदर्शन किया गया, यानी कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, उसने जो भी कार्य किए अपने राज्य में शांति और इसका विस्तार करने के लिए, तो वो सभी कामयाब हो गए। लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ और भी बहुत कुछ चल रहे थे। मुबारक के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र किए जा रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।